हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर टिश्यूज़ का एक और न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। प्रीवियस सेशन से हमने एनिमल टिश्यूज़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, और मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होंगे। कौन से होते हैं वो? 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़: मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो पिछले लेक्चर में ना सिर्फ हमने एनिमल टिश्यूज़ के कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू कर दिया था, बल्कि जो मसल टिश्यू का टॉपिक था ना बेटा, वो भी अपन ने पिछले लेक्चर में ही पढ़ करके निपटा दिया था। तो आज के इस सेशन में हम क्या करेंगे, एक और टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ को आज हम कवर करेंगे, और इसीलिए इस सेशन का टारगेट बन चुका है एपिथेलियल टिश्यू। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में बेटा मैं आपको एपिथेलियल टिश्यू पूरा का पूरा A to Z एपिथेलियल टिश्यू मैं आपको आज ही पढ़ा दूंगी। A to Z मैंने क्यों बोला? क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक है ना एपिथेलियल टिश्यू का, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, अपन आराम से समझते हुए जो है आगे पढ़ेंगे तो तुमको लेंदी टॉपिक भी बेटा इजी लग जाएगा। ठीक है, तो टारगेट सेट हो चुका है, तुमको पता भी चल चुका है। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर आज हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। ओके, चलो फिर आ जाओ। कहानी बेटा हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। आ जाइए, एपिथेलियल टिश्यू। अच्छा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, जिसके बारे में आज आप हम सभी को पढ़ा रही हो, ये एपिथेलियल टिश्यू मतलब करता क्या है बॉडी में? देखो, ये तो एक फैक्ट है बेटा कि हमारी बॉडी में कोई भी जो चीज़ पाई जाती है, वो कोई भी चीज़ बॉडी में रह करके कुछ ना कुछ तो करती ही होगी। जैसे कि तुमसे मैंने कहा कि देखो बेटा, ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारी बॉडी में पाया जाता है, तो ये बॉडी में रह करके बेटा कुछ ना कुछ तो करेगा ना। क्या करेगा ये एपिथेलियल टिश्यू? हमारी बॉडी में रह करके क्या करता है? मैं इस सवाल का जवाब ही तुम सभी बच्चों को सबसे पहले दे देती हूँ। ध्यान से सुनते जाना बेटा। ये जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना बेटा, ये हमारी बॉडी में कवरिंग और लाइनिंग बनाने का काम करता है। क्या समझे कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी की कवरिंग या हमारी बॉडी में कवरिंग और बॉडी में लाइनिंग बनाने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, या बोल सकते हो कि मेजर रोल प्ले करता है। बेटा मेजर रोल भी क्या बोलें, तुम तो बस इतना समझ लो कि बॉडी में कवरिंग और लाइनिंग बनाने का जो काम होता है ना, वो इसी टिश्यू का होता है। कुछ समझ में आया? बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम ऐसे तो समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल दो तो भले ही हम समझ पाएँ। चलो ठीक है, बार बार बॉडी की बात हो रही है तो एक काम करती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पर ना मैं एक ह्यूमन बॉडी का बेसिक डायग्राम जो है ड्रॉ कर देती हूँ, ताकि तुम्हें ये पॉइंट में समझा सकूँ। देखो, अब तुम्हारे सामने मैं बनाने जा रही हूँ बेटा एक इंसान का शरीर, अरे ह्यूमन बॉडी, ठीक है, लाइक दिस। बताओ बच्चों, ये दिख रहा है तुमको इंसान जैसा कि नहीं दिख रहा? कि तुम बोलो कि मैम इंसान ही नहीं दिख रहा। नहीं, देखो ऐसा तो मत बोलना, इंसान तो दिख ही रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली इस इंसान के पास बेटा इसके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, लेकिन सारे इंटरनल ऑर्गन्स अभी मैं तुम्हारे सामने यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़े बहुत कर देती हूँ। जैसे कि ये इसके फेफड़े हो गए, लंग्स, ठीक है, लंग्स के बीच में ये देखो ये हार्ट बैठा हुआ है, ठीक है। स्टमक बना देती हूँ, ये इंटेस्टाइन हो गई, स्टमक अच्छा नहीं बना, लेट मी फिक्स इट।
अभी भी अच्छा नहीं बना रुको। अब ठीक है। ये बेटा इंटेस्टाइन हो गई, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ कहीं लिवर होगा, पीछे कहीं किडनीज होंगी। तो जैसा कि तुमको मैंने बताया कि इसके पास बहुत सारे इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर सारे के सारे ऑर्गन्स ड्रॉ नहीं कर पाऊँगी, है ना। ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाए इसके लिए ये जो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया ना, ये इनफ है। ओके, चल अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। देखो ऐसा है बेटा कि आज के इस सेशन में, पूरे सेशन में, थ्रू आउट द सेशन, तुम जितने ध्यान से मेरी बातों को सुनोगे ना, तुम्हें चीज़ें उतने बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ज़रा तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ गया तो चीज़ें भी तुम्हारे सर के ऊपर से यहाँ वहाँ निकल जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान से बस सुनते जाओ। देखो बेटा ऐसा है कि अब तक तो तुम सभी बच्चों के स्कूल्स रीओपन हो गए होंगे, है ना। अरे गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई होंगी तो स्कूल दोबारा से खुल गए होंगे, और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब तक सभी बच्चों ने अपनी बुक्स, अपने नोटबुक्स खरीद ली होंगी, और ख़रीदने के बाद उनके ऊपर कवर भी लगा लिया होगा। कोई ऐसे नमूने बच्चे जो बोलें कि मैम कवर लगाना तो बहुत दूर की बात है, हमने तो अभी तक किताबें खरीदी ही नहीं है। बेटा ऐसा मत करो, जुलाई शुरू हो चुका है और ऑलमोस्ट आधा जुलाई निकल भी गया है, ठीक है। तो बुक्स ले लो, नोटबुक्स ले लो और उनके ऊपर कवर लगा लो। बढ़िया सा कवर लगाओ, ब्राउन पेपर, उसके ऊपर जिलेटिन भी लगा दो, नेम चिट चिपका दो, नाम लिख दो, है ना। अच्छा, कभी तुमने सोचा है कि हम ये अपनी कॉपी किताबों पर कवर क्यों लगाते हैं? देखो कवर लगाने का जो एक ट्रेडिशन है ना, वो हम सबके घर में फॉलो किया जाता है। जैसे कि सपोज़ अगर घर में कोई महंगी सी चीज़ आ गई तो उस महंगी सी चीज़ को शुरुआत के कुछ महीनों तक बहुत ही केयरफुली यूज़ किया जाता है। जैसे कि सपोज़ घर में महंगी टीवी आ गई है तो उसके रिमोट के ऊपर क्या करेंगे, रिमोट के ऊपर बढ़िया सा प्लास्टिक का कवर लगा देंगे। एसी आ गया, 2-3 एसी आ गए घर में, ठीक है, तो एसी के भी रिमोट्स के ऊपर क्या करेंगे, बढ़िया सा प्लास्टिक का कवर लगा देंगे। तो ये जो कवर लगाने वाली बात है ना बेटा, ये जो ट्रेडिशन है एक तरीके का, ये मुझे लगता है कि हम सबके घर में फॉलो किया ही जाता है। शुरुआत के महीनों में तो किया ही जाएगा, बाकी फिर बाद में 4-5 महीने बाद वो रिमोट पड़ा हुआ हो खड्डे में, ज़्यादा किसी को पड़ी नहीं रहती। लेकिन हाँ, इनिशियल डेज़ में तो बहुत अच्छे से जो है टीवी और क्या बोलते हैं एसी के जो रिमोट्स हैं उनको अच्छे से रखा जाता है। बढ़िया जो प्लास्टिक कवर है वो लगा करके जो है यूज़ किया जाता है। तो कभी तुमने सोचा है कि यार ऐसा हम करते क्यों हैं? मतलब किसी ने कहा तो नहीं होता हमसे, दुकानदार ने ये तो नहीं बोला होता कि सुनो लेकर के जा रहे हो टीवी, कायदे से जो है रिमोट के ऊपर कवर लगा देना, उसने बोला होता है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर रहता है कि यार कहीं रिमोट को कुछ हो ना जाए। जैसे कि तुमसे मैंने पूछा कि तुम अपने कॉपी किताब पर कवर क्यों लगाते हो, तो तुम बोलोगे कि मैम पूरे सेशन जो है एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है, कॉपी जो है फेयर कॉपी है, रफ कॉपी तो नहीं है ना, तो पूरे सेशन जो है इस कॉपी में काम करना है, नोटबुक में काम करना है, तो मैम इसको सेफ तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा ना हो कि खाना खाते खाते पढ़ाई कर रहे थे तो क्या हुआ, चटनी गिर गई उसके ऊपर, किताब के ऊपर, एनसीईआरटी पूरी धुल गई चटनी से, है ना, कि मैम दाल खा रहे थे दाल गिर गई उसके ऊपर। तो सेफ रखने के लिए बुक्स एंड नोटबुक्स को हम क्या करते हैं, ऊपर कवर लगा देते हैं। रिमोट के ऊपर भी कवर लगाते हैं ताकि रिमोट सुरक्षित रहे। तो बेटा कॉपी किताबें, रिमोट, ये वो सब तो चलो ठीक है, नॉन लिविंग आइटम्स हैं ये सारे, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी बॉडी की खबर ली है? हमारी बॉडी जो अंदर से इतनी डेलिकेट होती है, तुम मेरे इस स्टेटमेंट को फिलहाल नहीं समझोगे। जब तुम 10th में आ जाओगे ना, 10th में जब तुम आकर के फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेसेस, वहाँ उस चैप्टर में तुम्हें बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बारे में जो है पढ़ने को मिलेगा। तब तुम मेरे स्टेटमेंट को और अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ मैम आपने सही कहा था कि हमारी बॉडी बेटा अंदर से बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक होती है। तो कभी तुमने सोचा है कि यार कॉपी किताब पर कवर लगा रहे हैं, है ना, वो किताब जिसको केवल साल भर चलाना है, जिसको कि साल भर हमें पढ़ना है, उस किताब के ऊपर हम कवर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा शरीर है, ये जो हमारी बॉडी है, जिसके साथ हमें पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, पूरी ज़िंदगी बेटा इसी शरीर में गुजारना है, तो इसके कवरिंग के बारे में तो कभी कुछ सोचा ही नहीं यार। कभी सोचा कि यार इसको भी कवर कर लेना चाहिए?
या तुम ऐसा सोचते हो कि कोई बात नहीं, अगर बॉडी में डैमेज हो गया तो रिपेयर हो जाएगा, जैसे कि रिमोट है, कवर लगाया था, कवर फट गया, रिमोट बाहर आ गया, गिर गया, ठीक है, टूट गया, कोई बात नहीं मैम, नया रिमोट आ जाएगा। वैसे ही मैम आपने बोला कि मैम पिछले महीने जो है हाथ हमारा थोड़ा सा टूट गया था, तो इस महीने हमने क्या करा, जा कर के एक नया हाथ फिक्स कर लिया। ऐसा होता है क्या कि मैम पिछले महीने जो है आँख फूट गई थी, निकल के बाहर ही आ गई थी, तो इस महीने जा कर के हम क्या करेंगे, नई आँख लगवा लेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हमारी जो बॉडी है ना, इसके ऊपर भी तो कवर लगाना चाहिए ना। कभी सोचा है कि इससे हम कवर क्यों नहीं करते? आप बोलोगे कि मैम कपड़े पहन तो लेते हैं तो वही हो गया कवर। नहीं, चलो ठीक है, मान भी लिया कि कपड़े पहन लेते हैं वही हो गया कवर, लेकिन और अच्छी तरीके से बॉडी को कभी कवर करने का सोचा है? क्यों? क्योंकि बेटा प्रकृति ने हमें बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि हमारी बॉडी जो है ना ऑलरेडी कवर्ड होती है। कपड़े पहन लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन कभी अपने ऊपर प्लास्टिक कवर लगा के देखा है क्या? क्योंकि कपड़े तो फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, प्लास्टिक कवर लगा लो, जिंदगी भर चलेगा। ऐसा करते हैं क्या? नहीं। क्यों? ज़रूरत नहीं होती ना। अरे साफ बोलो ना कि मैम ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, कभी आज तक हमने अपनी बॉडी को कवर करने की नहीं सोची। क्यों? क्योंकि ज़रूरत नहीं होती। क्यों ज़रूरत नहीं होती? क्योंकि प्रकृति ने हमारी शरीर को बनाया ही ऐसा है कि ऑलरेडी बॉडी के ऊपर उसकी कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। आप बोलोगे कि मैम कौन सी प्रोटेक्टिव कवरिंग कब आ गई पता ही नहीं चला। अरे नमूनो, पूरे बॉडी पर तुम्हारी स्किन होती है कि नहीं होती? स्कैल्प से लेकर के टो तक, नाखूनों के नीचे तक तुम्हारी पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड होती है कि नहीं होती है? तो स्किन क्या हो गई? तुम्हारी बॉडी की कवरिंग ही ना हो गई। इतनी बेसिक सी बात थी बेटा। कवर ऑलरेडी होता है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है प्लास्टिक का कवर पहनने की, है ना। तो हमारी बॉडी की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा, वो क्या होती है? स्किन ही तो होती है। और तुमसे मैंने अभी क्या कहा था कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है? ये बॉडी की कवरिंग बनाता है। ये इंसान का शरीर बेटा, तो शरीर के ऊपर तुम्हें कवरिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मुन्नो, ये कलर आई होप तुम सभी को दिख रहा होगा। ये शरीर है, मतलब इंसान का शरीर है, और उसके ऊपर कवरिंग, ये देखो कवरिंग। ये कवरिंग क्या है बेटा? ये कवरिंग स्किन है। ये कवरिंग स्किन है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये जादू बनाया क्या आपने, एलियन? इसकी स्किन कैसी है? ब्लू कलर की है। अरे तुम में बस कलर दिख जाए इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होगी बेटा? इस ह्यूमन बॉडी की स्किन हो गई। स्किन क्या है? कवरिंग है। और कवरिंग कौन बनाएगा? एपिथेलियल टिश्यू। इसका मतलब क्या कि जो हमारी चमड़ी होती है ना बेटा, हमारी स्किन किससे बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। अब पल्ले पड़ा कि हाँ मैम, बॉडी की कवरिंग बनाने का क्या मतलब होता है। ये जो स्किन है ना हमारी बॉडी की, जो हमारी बॉडी को बाहर से प्रोटेक्ट करती है, कवरिंग होती है बॉडी की, ये कौन से टिश्यू से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ठीक है समझ में आ गया, आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट। नहीं, अभी नहीं। लाइनिंग समझना तो अभी भी बेटा रह गया है ना, वो भी समझाती हूँ। एपिथेलियल टिश्यू बोलता है कि भैया तुमने ना मुझे हल्के में ले लिया, तुमको लग रहा है कि बस ये जो बॉडी की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है ना स्किन, इस स्किन को ही केवल हम बनाएंगे, एपिथेलियल टिश्यू बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू बोलता है कि अरे रुको, सब्र करो, कवरिंग तो बना दी है, स्किन तो बना दी है, लेकिन फिर अंदर भी तो जाओ बॉडी के। हम बॉडी के बेटा अंदर आ गए। कहाँ आ गए? हम आ गए इंटरनल ऑर्गन्स के पास। जैसे कि हम सपोज आ गए स्टमक के पास, स्टमक के पास आ गए, तो एपिथेलियल टिश्यू बोलेगा कि भैया बहुत डेलिकेट है स्टमक। स्टमक क्या होता है बेटा? अपना पेट क्या होता है? मस्कुलर स्ट्रक्चर ही तो होता है, मस्कुलर ऑर्गन ही तो होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू बोलेगा कि अरे भैया इतना डेलिकेट है, इसको कवर तो लगाना पड़ेगा ना, कवर तो लगाना पड़ेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा बेटा? एपिथेलियल टिश्यू ये जो अपना इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे कि हम अभी स्टमक की बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कवरिंग बना देता है लाइक दिस।
यही तो मैं आपको बताना चाह रही थी कि इतना अंडर एस्टिमेट मत करो एपिथेलियल टिश्यू को, बस सुनते जाओ कि स्किन किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। स्किन को पेनिट्रेट करके हम और अंदर गए बॉडी में, क्या दिखाई दिए, इंटरनल ऑर्गन्स दिखाई दिए, वो तो और डेलिकेट होते हैं, तो उनकी भी तो कवरिंग लगानी पड़ेगी ना। तो एपिथेलियल टिश्यू बोलता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं, जितने भी यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन्स दिख रहे हैं ना, मैं सबके ऊपर कवरिंग बना दूंगा। तो बेटा ये जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, इनकी कवरिंग कौन बनाता है, इनकी कवरिंग बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए मैंने कहा था कि बॉडी की कवरिंग और बॉडी में कवरिंग, कि बॉडी की कवरिंग तो स्किन हो गई, किससे बनी है, एपिथेलियल टिश्यू से, और बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी भी कवरिंग कौन बना रहा है, ये एपिथेलियल टिश्यू ही बना रहा है। ठीक है, अभी और सुनो, और सुनो, जो लाइनिंग है बेटा, इंटरनल ऑर्गन्स की जो लाइनिंग है, मतलब तुम लोग ये समझ लो कि जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, उसको जहाँ भी फ्री सरफेस दिखता है, जहाँ भी उसको फ्री सरफेस दिखता है, वो वहाँ पर जाकर के लौट जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो ये स्टमक है, तो उसकी जो लाइनिंग होगी बेटा, स्टमक की जो लाइनिंग होगी, लाइनिंग का मतलब समझते हो ना, जैसे कि देखो यहाँ पर मैं तुमको थोड़ा सा जूम करके बताती हूँ। जैसे ये स्टमक है, इसकी कवरिंग तुमको मैंने बोला किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। कलर दूसरा लेना पड़ेगा वरना दिखेगा नहीं। ये देखो इसकी कवरिंग बनी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की, ये कवर हो गया। और लाइनिंग भी किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की। ये देखो लाइनिंग, ये इसे कहते हैं लाइनिंग। ये झंडा लग रहा है किसी देश का, ये नहीं, इतने कलर्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो लाइनिंग का मतलब समझ गया ना बेटा। देखो कवर का मतलब तो तुमको पता ही होगा कि हाँ मैं ऊपर से कैसा लगा दिया तो वो कवर बन गया। लाइनिंग का मतलब क्या होता है कि जब तुम सपोज ये तुम्हारे पास यहाँ देखो, मान लो कि ये क्या है, ट्यूब है, ठीक है। अब तुमको इसका ये रैपर दिख रहा है, ब्लू कलर का दिख रहा होगा ना बेटा, ब्लू कलर का रैपर, ठीक है। ये मान लो कि अपनी बॉडी की कोई ट्यूब है, ठीक है, और ये तुमको इसका ये रैपर दिख रहा होगा ब्लू कलर का। तो ये रैपर क्या है, अब माना कि रैपर इतने हिस्से में ही है, पर मान लो कि रैपर पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता, तो बेटा ये जो रैपर है ना, इसकी कवरिंग है। रैपर क्या है, इसकी कवरिंग है। अब अगर मैं ढक्कन खोलूँ इसका, और ढक्कन खोल करके मैं क्या करूँ, एक पेपर इसके अंदर इसकी दीवार में भी लगा दूँ, मतलब ये जो रैपर है ना, ये इस ट्यूब की वॉल को ऊपर से कवर कर रहा है, ठीक है। ये जो रैपर है ये वाला, ठीक है, ये इस ट्यूब की वॉल को ऊपर या बोल सकते हो कि बाहर की तरफ से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये क्या बन गया, इसका कवर बन गया, कवरिंग बन गई, ठीक है। और वहीं एक और मैं क्या ले लूँ, कवर ले लूँ, कवर नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक और मैं पेपर ले लूँ और उसको मैं क्या करूँ, जो इस ट्यूब की जो दीवार है, ट्यूब की जो वॉल है ना बेटा, उसके अंदर ऐसे करके चिपका दूँ। ये रैपर बाहर चिपका हुआ है दीवार के, मैं एक और पेपर लूँ और उसको मैं दीवार में ही चिपकाऊँ, लेकिन अंदर की तरफ है ना, ये अंदर की तरफ मैं क्या करूँ, ऐसे चिपका दूँ पेपर को, तो वो क्या बन जाएगी बेटा, लाइनिंग बन जाएगी। आई बात समझ में, कि ऊपर की तरफ जो है दीवार पर, जो ऊपर की तरफ है वो कवर है, और अंदर की तरफ जो है वो लाइनिंग है। तो ये देखो, ये ऊपर क्या है, रेड कलर की कवरिंग है एपिथेलियल टिश्यू की, और ये जो अंदर की तरफ है बेटा लेयर, जो स्टमक की वॉल को अंदर से क्या कर रही है, जैसे चिपकी हुई है, उसको मैंने क्या नाम दिया, लाइनिंग नाम दिया। और ये लाइनिंग भी किसकी बनी होती है बेटा, यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू की। अब तुमको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि हाँ मैम, अब क्लैरिटी है कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, बॉडी में कवरिंग और लाइनिंग बनाने का काम करता है, ठीक है। चलो अब कुछ और खास बातें भी तुमको मैं इस टिश्यू की बता देती हूँ। इसके जो सेल्स होते हैं बेटा, सेल्स जो होते हैं इसके टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। इतने टाइटली पैक्ड होते हैं कि इनके बीच में, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर मटेरियल या मैट्रिक्स नहीं होता या बहुत कम होता है, ठीक है। सो सेल्स आर टाइटली पैक्ड, इंटर सेल्यूलर मटेरियल या मैट्रिक्स
बहुत कम रहेगा, वेरी लिटिल, या आप बोल सकते हो कि भैया एब्सेंट ही है, क्योंकि सेल्स काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। और बेटा ये लॉजिकल भी है, जैसे कि हमने बोला कि हमारी स्किन क्या है, हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। बेटा कभी अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो कि जब भी किसी को चोट लगती है, घाव हो जाता है ना, मान लो कि हाथ में से चोट लग गई, ठीक है, घाव हो गया, तो अगर छोटा मोटा घाव होता है, छोटी मोटी चोट होती है, तो उसको छोड़ देते हैं ऐसी खुला, मतलब दवाई लगा करके ऑफकोर्स छोड़ देते हैं। लेकिन अगर गहरा घाव होता है, जैसे कि कोई ज़्यादा ही ज़ोर से गिर गया हो, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा गहरा घाव होता है तो फिर उसको पट्टी से बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब चोट लगती ना बेटा, तो एट द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पर चोट लगी, जहाँ पर घाव हुआ है, वहाँ की स्किन पूरी निकल जाती है। और स्किन क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो ये जो हमारी सराउंडिंग एयर है ना बेटा, इस सराउंडिंग एयर में बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस ताक लगा करके बैठे होते हैं कि यार इस इंसान के शरीर में कहीं से तो एंट्री मिल जाए। एंट्री मिलेगी और क्या हम क्या करेंगे, शरीर में जाकर के धूम मचा देंगे, मतलब कि इन्फेक्शन कॉज कर देंगे। अब आप बोलोगे कि मैम सराउंडिंग एयर में बैक्टीरिया, वायरस, मैम कहाँ, हमको तो दिख नहीं रहे। अरे तो तुमको सराउंडिंग एयर दिखती है क्या बुड़बक? तुम्हें सराउंडिंग एयर ही नहीं दिखती, तो उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर वेपर्स हैं, जो पैथोजेंस हैं, वो तुम्हें क्या खाक दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। बट तुम्हें ये मान के चलना होगा कि हाँ, हमारी सराउंडिंग एयर में कई तरह के पैथोजेंस होते हैं जो बॉडी में हर संभव कोशिश करते हैं घुसने की, लेकिन स्किन बोलती है कि नहीं, मैं किसी को घुसने नहीं दूंगी। लेकिन जब भी चोट लगती है तो क्या होता है, स्किन वहाँ की निकल जाती है, और फिर बैक्टीरिया और जो है ना पैथोजेंस को लगता है कि वाह अच्छा मौका है, यहाँ की स्किन निकल गई है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर आ सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, बेटा सेप्सिस हो सकता है। और इसीलिए हमेशा गहरी और जो ज़्यादा चोट होती है, जो घाव होता है, उसको हमेशा पट्टी से कवर कर देते हैं कि भैया जब तक कि स्किन ना आ जाए, जब तक कि प्रोटेक्टिव बैरियर ना आ जाए वापस से, उस जगह को पट्टी से कवर करके रखो, वरना आ जाएगा बैक्टीरिया मुंह उठा करके इन्फेक्शन कॉज करने, सेप्सिस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि स्किन क्या है बेटा, स्किन बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग तो है, बट उसका नेचर, मतलब उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना हमारी बॉडी की। अब तुमको मैंने कहा कि बेटा कॉपी के ऊपर कवर लगा लो, तो तुमने क्या करा, बिल्कुल जो सबसे सस्ता कवर आता है तुमने उठा करके वो, जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, उठा करके न्यूज़पेपर लगा लेते हैं कि उनसे कवर करने के लिए बोला, क्या करा उन्होंने, न्यूज़पेपर लगा लिया। तो बेटा न्यूज़पेपर कितना चलेगा, ज़रा में फट जाएगा। और वहीं अगर तुम थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्राउन पेपर खरीद करके लाओ और वो लगाओ, उसके ऊपर जिलेटिन लगा दो, तो तुम्हारा वो जो कवर है ना, वो कभी फटेगा नहीं, मतलब 1 साल एटलीस्ट तो बिल्कुल भी फटेगा नहीं। तो अगर तुम कवर बना रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो उस कवर को कैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए ना। अगर ऐसी क्या बोलते हैं खराब सा रहा कवर, तो बेटा वो तो यूं ही फट जाएगा। क्या मतलब है तुम्हारा कवर लगाने का? तो हमारे बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है, स्किन है। करती क्या है, प्रोटेक्टिव नेचर है इसका। स्किन बॉडी को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, पैथोजेंस की एंट्री को रोकेगी। तो बेटा स्किन को क्या होना पड़ेगा, मोटा होना पड़ेगा ना, स्किन को मोटा होना पड़ेगा। मोटा होने के अलावा स्किन, अब तुमको पता चल गया है कि एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, तो स्किन को बनाने वाले एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होंगे बेटा, उन सेल्स को कॉम्पैक्टली एक दूसरे के पास अरेंज होना पड़ेगा ना। मतलब कि जैसे देखो, यहाँ पर मैं तुमको 2 ऑप्शन देख रही हूँ, एक ये स्किन है और एक ये स्किन है। इसको बनाने वाले जो एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं, वो कैसे हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं। ये देखो, सेल्स के बीच में ज़्यादा स्पेसेस नहीं है। और वही ये दूसरा ऑप्शन है, ये भी क्या है, स्किनी है, और ये भी किसकी बनी हुई है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है, बट जो सेल्स हैं उनके बीच में बहुत सारी स्पेसेस हैं। तो तुम बताओ बेटा, ये स्किन अच्छी है या ये स्किन अच्छी है? जाहिर सी बात है बेटा, स्किन का काम है प्रोटेक्शन करना, तो वो जिस टिश्यू की बनी होगी, उस टिश्यू के सेल्स को एक दूसरे के साथ एकदम कॉम्पैक्टली अरेंज होना चाहिए। ऐसे अगर गड्ढे होने लग गए ना बेटा, तो फिर तो बैक्टीरिया और पैथोजन की मजे रहेगी कि हाँ हाँ आ जाने तो स्किन, हम तो क्या करेंगे, गड्ढों में से घुस करके बॉडी के अंदर चले जाएंगे, है ना। तो जैसा कि तुमको मैंने बताया कि कवर अगर लगा रहे हो, तो कवर तुम्हारा थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। न्यूज़पेपर लगाओगे तो क्या होगा बेटा, वो फटेगा। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर तो बहुत पतला होता है, समझे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि ये चीज़ लॉजिकल होती है कि एपिथेलियल टिश्यू क्योंकि बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बना रहा है, इस चक्कर में सेल्स क्या होने चाहिए, टाइटली कॉम्पैक्टली अरेंज होने चाहिए। इनके बीच में स्पेसेस, और स्पेसेस में जो मैट्रिक्स भरा होता है, जो मटेरियल भरा होता है ना, वो बहुत कम होना चाहिए, या तो मैं तो कहती हूँ एब्सेंट हो जाए तो और बढ़िया। ठीक है, चलो
नेक्स्ट पॉइंट भी मैं आपको बता देती हूँ बेटा, ये जो टिश्यू होता है ना, ये एवैस्कुलर होता है। अब आप बोलोगे कि मैम ये एवैस्कुलर आपने बोल तो दिया, बट इसका मतलब क्या होता है बेटा? एवैस्कुलर मतलब ये होता है कि इस टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ये एवैस्कुलर वर्ड को ना हल्के में मत लेना बेटा, ये बहुत भारी वर्ड है। आप बोलोगे कि मैम ये एवैस्कुलर वर्ड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब यही होता है बेटा, मैं इसको थोड़ा सा मोटा बनाना चाहती थी पर वो बन नहीं पाया, एनीवेज छोड़ो, ठीक है। एवैस्कुलर का मतलब होता है कि ये इस टिश्यू के पास बेटा ब्लड सप्लाई नहीं होती है, मतलब एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं ना, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो आप बोलोगे कि मैम कोई बात नहीं, क्या जाता है, ना मिले ना मिले, अच्छा ही, अगर मिलती तो जो है ना हमें पढ़ना पड़ता, अच्छा ये ना मिले ब्लड सप्लाई, सिलेबस कम हो जाएगा और बढ़िया। अरे एपिथेलियल टिश्यू एवैस्कुलर होने का मतलब ये है कि इसके सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, और तुमको पता है कि अगर सेल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती तो सेल्स मर सकते हैं बेटा। पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा है ना, सेल वाले चैप्टर में, कि जो भी अपन सपोज न्यूट्रिशन ले रहे हैं बॉडी में, रोटी खाई है, रोटी में जो कार्ब्स होते हैं वो डाइजेस्ट होंगे, ठीक है, और ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ब्लड स्ट्रीम से अल्टीमेटली वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा बेटा? बॉडी के सेल्स के पास ही तो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि जब बॉडी के सेल में ग्लूकोज आता है तो क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन, याद है कि नहीं? कि जैसे ही बॉडी के सेल में ग्लूकोज आता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा जाता है, और जब ग्लूकोज टूटता है बेटा तो क्या बनता है? क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये मिट क्यों गया? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और निकलती है, ये लो डबल आ गया, पागल हो गया बोर्ड। हाँ जी, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ना, कि जहाँ गया क्या ग्लूकोज सेल में, बॉडी सेल में, सेल क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलकर के उसको उठा के तोड़ देगा। जब ये टूटता है तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी, और निकलती है एनर्जी। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल ही तो हम करते हैं बेटा। एनर्जी कहाँ से आती है? बॉडी, यहीं से तो आती है। उसके अलावा जो हम सांस ले रहे हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन कहाँ जानी है? वो जानी है बॉडी के सेल्स के पास। तो बॉडी के सेल्स के पास बेटा जो ऑक्सीजन जानी है, जो ग्लूकोज जाना है, वो कैसे जाना है? ब्लड ही तो होता है जो पूरी बॉडी में फ्लो करता है और बोलता है कि भैया जिसको जहाँ जो पहुँचाना है मुझे दे दो, मैं पहुँचा दूंगा। तो हमने जो भी खाना खाया है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी ऑक्सीजन है बेटा, वो ब्लड के थ्रू ही हमारे बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ के सेल्स को मिलेगा। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू कैसा है? एवैस्कुलर टिश्यू है, उसके सेल्स तक जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, तो सवाल ये कि अगर सेल्स के पास ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उनको न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को? और अगर नहीं मिलेगा बेटा तो वो सेल्स तो मर जाएंगे ना। तो फिर क्या होता है? तो अब सुनो एक और बात, एक और खास बात। एपिथेलियल टिश्यू माना एक एवैस्कुलर टिश्यू है, एज सच ब्लड सप्लाई नहीं होती है, लेकिन अब तुमको यहाँ पर ये भी समझना होगा कि एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कि सेल्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू एक मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। वो बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेलुलर होती है, मतलब किसी सेल्स की नहीं बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है, ठीक है। सो सेल्स रेस्ट ऑन अ मेम्ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेटा ये एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिथेलियल टिश्यू का, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, और कुछ इस तरीके से देखो, मैं तुम्हें ड्रॉ करके भी बता देती हूँ। जैसे ये सेल्स हैं और ये आ गई तुम्हारी क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे बेटा पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। यहां देखो, कनेक्टिव टिश्यू कुछ ऐसे बना देती हूँ मैं, अलग सा दिखे। कनेक्टिव टिश्यू बेटा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। अगले सेशन में जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू ही कनेक्टिव टिश्यू है। इनफैक्ट जो हमारा ब्लड है,
जो एपिथेलियल टिश्यू तक पहुंच नहीं पा रहा है, वो ब्लड खुद क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सेल्स एक मेम्ब्रेन के ऊपर लाई करते हैं, रेस्ट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या होती है बेटा, ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है ना। ये मत बोला कि मैम ये भी सेल्स की बनी होगी, नहीं, सेल्स की नहीं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है ना, मतलब मेजरली प्रोटीन्स जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्लाइको वर्ड अपन ग्लूकोज के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या आता है, कनेक्टिव टिश्यू। एंड कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड सप्लाई या ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं। ये देखो, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स पहुंचती हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई जो है वो इस कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंचेगी। तो यहाँ पर जो बेटा ब्लड आएगा ना, ब्लड से जो भी ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो सब चीज़ें डिफ्यूज होकर के कहाँ जाएंगी, कनेक्टिव टिश्यू से बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से क्या होगा, ये एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को वो चीज़ें मिल जाएंगी। भाई अगर मेरे घर तक सब्जी वाला नहीं आ रहा है सब्जी देने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, अगर मेरे घर तक सब्जी वाला नहीं आ रहा है सब्जी देने के लिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी और को बोलूँगी ना कि जाओ मेरे लिए सब्जी लेकर के आओ। तो यहाँ पर बेटा यही तो हो रहा है, यहाँ पर यही तो हो रहा है। जैसे कि मान, चलो वो भी एग्जांपल छोड़ो, सपोज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वहाँ पर मेरी बॉटल रखी हुई है, ठीक है, मैं अपनी बॉटल तक पहुँच नहीं पा रही, तो मैं क्या करूँगी, मेरे बगल में जो इंसान बैठा होगा मैं उससे बोलूँगी ना कि जा सुन मेरी बॉटल मुझे पास कर। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एवास्कुलर टिश्यू है, उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, मतलब कि उसके सेल्स के पास ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, वो तो सेल्स को मिलनी चाहिए ना, कैसे मिलेगी, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू जो है ना ट्रांसफर्स होता है ब्लड वेसल्स, मतलब कि ब्लड सप्लाई कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंचती है। तो फिर यहाँ से क्या होता है बेटा, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्लूकोज है, जो ऑक्सीजन है, वो सब चीज़ें डिफ्यूज होकर के कनेक्टिव टिश्यू से कहाँ से कहाँ जाएंगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से कहाँ जाएंगी, एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स के पास। तो कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली उनको जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं ब्लड से वो मिल जाते हैं। डायरेक्टली नहीं मिलेंगे क्योंकि ब्लड सप्लाई है ही नहीं, बट हाँ इनडायरेक्टली तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे क्या होता है बेटा, ये सेल्स जिंदा रहते हैं। तो ये मत समझना कि हाय मैम इनके पास वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई नहीं होती तो मर जाएंगे सेल्स। मरे हुए सेल्स होते हैं क्या, नहीं मरे हुए सेल्स नहीं होते बेटा, लिविंग होते हैं, बट हाँ इनडायरेक्टली जो है इन तक ब्लड की जो यूजफुल चीज़ें हैं वो पहुंच जाएंगी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू। ठीक है, चल अब ये ज़रूरी बातें हो गई हैं। अब आ जाओ, मैं इनके टाइप्स थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बेटा। एपिथेलियल टिश्यू के ना, यहाँ देखो, एपिथेलियल टिश्यू के वैसे तो अगर मैं आपको सच बताऊं बेटा, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो थोड़ा सा अलग है। मतलब आप 11th में यदि बायोलॉजी लोगे तो वहाँ पर आप ये सब फिर से पढ़ोगे और वहाँ पर आपको इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन समझाया जाएगा। बट क्योंकि हम 9th में हैं, 9th में मैं आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हाँ जैसा क्लासिफिकेशन आपकी NCERT बुक में दिया गया है वैसा तो मैं आपको पढ़ाई सकती हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और बेटा ऐड कर लेना, एक प्रॉपर्टी यहाँ पर और ऐड कर लेना, कि जो सेल्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के वो सिंगल लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं और बहुत सारी लेयर्स में भी अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो सेल्स हम बोल सकते हैं कि सेल्स कैन बी अरेंज्ड इन सिंगल लेयर और मल्टी लेयर। ये भी एक अच्छी बात होती है इनकी सेल्स की, मल्टी लेयर, एक लेयर में भी और बहुत सारी लेयर्स में भी इसके सेल्स अरेंज हो सकते हैं। अब आज अपन टाइप्स की बात करते हैं। सबसे पहला आता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, और इस टिश्यू की बेटा जो लेयर बनती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनती है उसको अपन स्क्वैमस एपिथेलियम बोल देते हैं। फिर आता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, और इस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनती है उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। फिर आता है कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है उसको अपन कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। फिर आता है
सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, ओके। और फिर एक लास्ट आता है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियल टिश्यू। और एक और कैटेगरी आती है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्लासिफिकेशन सही नहीं है, मतलब वैसे सही है बट प्रॉपरली नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर आपको मिलेगा 11th में, 9th के लेवल पर ऐसे पढ़ाया जाता है, इतना ही पढ़ाया जाता है, तो इतना ही पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है बेटा एपिथेलियल टिश्यू का, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि थोड़े से ये जो टॉपिक है लेंदी है, पर कोई बात नहीं, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे तो सब समझ में आता जाएगा। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, कोलमनर, सीलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ये सारे टाइप्स होते हैं किसके, एपिथेलियल टिश्यू के। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्क्वैमस। एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लूँ, स्पेलिंग में बेटा कभी कभी ना लोचा हो जाता है, ठीक है। SQUAMOUS, स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना। वरना तुम लोग बोलोगे कि मैम को स्पेलिंग ही याद नहीं होती। बेटा इतना सब कुछ है मेरे पास याद करने के लिए और याद रखने के लिए, क्या क्या इंसान याद रखे। चलो यहाँ देखो, स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम क्यों लिखा समझ में आया ना बेटा, कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनेगी उसे हम बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। इस एपिथेलियम को जो बनाने वाले सेल्स होते हैं, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, सेल्स की खास बात ये होती है कि सेल्स फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, मतलब कि चपटे होते हैं, और सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं, अरेंज्ड इन सिंगल लेयर। बात पल्ले पड़ी, मैंने क्या बोला, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनी है उसे हमने बोला स्क्वैमस एपिथेलियम। टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, एकदम, मतलब स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं, एकदम फ्लैट सेल्स होते हैं, चपटे सेल्स, और सारे के सारे एक ही लेयर में अरेंज होते हैं, मतलब कि सिंगल लेयर में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम को हम पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम पेवमेंट मेम्ब्रेन का क्या मतलब है। देखो, पेवमेंट का मतलब क्या होता है, रास्ता जिस पे हम चलते हैं, और जिस रास्ते पर हम चलते हैं बेटा वहाँ पर क्या लगी होती है, टाइल्स लगी होती हैं। तो जब आप स्क्वैमस एपिथेलियम को ऐसे ऊपर से देखोगे ना, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार पतली पतली टाइल्स क्या हैं, बिछी हुई हैं। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम बोल देते हैं। मैं आपको बना के बताती हूँ, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेटा ध्यान रखना, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे एपिथेलियल टिश्यू का, कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही रेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब देखो इसके ऊपर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स कुछ इस तरीके से पाए जाते हैं। ये देखो, मान लो ये पूरा स्क्वैमस एपिथेलियम है। ये मत समझना बेटा कि ये मल्टी लेयर्ड है, सेल्स सारे के सारे मतलब 3 लेयर्स में अरेंज्ड हैं, है ना। कि आप बोलो कि मैम देखो सेल्स की एक लेयर ये है, दूसरी है, तीसरी है, नहीं बेटा, ये एक ही लेयर में इतने सारे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स क्या हैं, अरेंज हैं, ये एक ही लेयर है, ठीक है। वो अपन देख ऐसे रहे कि अपन को ऐसे ऊपर से ही दिख रहा है ना, मतलब आप ये समझ लो कि आप स्क्वैमस एपिथेलियम को ऐसे ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। बाकी समझना कि जितने भी सेल्स हैं ना, ये एक ही लेयर में अरेंज्ड हैं। तो देखो किस तरीके से एकदम पतले पतले से, या इसको मैं और ऐसे बना देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, और साइड से देखोगे तो ये एपिथेलियम कुछ ऐसी नज़र आएगी, सेल्स सिंगल लेयर में अरेंज्ड होंगे। ऊपर से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, साइड से देखोगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो फ्लैट सेल्स होते हैं एकदम चपटे चपटे से, सिंगल लेयर में अरेंज्ड। पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ना, ऐसा नहीं लग रहा ऊपर से देखने पर कि एक रास्ता है और रास्ते पर ऐसी टाइल्स लगी हुई हैं। जैसे रास्ते पे अपन चलते हैं बेटा, उसको अपन पेवमेंट बोलते हैं, और उस रास्ते पर टाइल्स लगी होती हैं। तो इसको देख करके ऐसा लगता है स्क्वैमस एपिथेलियम को कि बिल्कुल टाइल्स बिछी हुई हैं, तो इसलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, अब ये पाई कहाँ पाई जाएगी ये स्क्वैमस एपिथेलियम? तो मेरी बात, अच्छा एक और चीज़, शेप कैसा होता है? पॉलीगोनल। पॉलीगोनल मतलब सेल्स का शेप कैसा होता है? पॉलीगोनल, है ना, मतलब ऐसी कोई फिक्स नंबर ऑफ साइड्स नहीं रहती हैं, नंबर ऑफ साइड्स कितनी भी हो सकती है ना। पॉलीगोनल का मतलब तुम लोग समझते होंगे। तो पॉलीगोनल इन शेप, पॉलीगोनल इन शेप, ऐसा कोई फिक्स नंबर ऑफ वो नहीं होते हैं इनके एजेस या साइड्स, ठीक है। चल फिर इसके बाद में अब सबसे ज़रूरी बात कि मैम ये कहाँ पाई जाएगी और इसका काम क्या होता है स्क्वैमस एपिथेलियम का या इस टिश्यू का? बॉडी में जहाँ भी एक्सचेंज या डिफ्यूजन की बात आती है, डिफ्यूजन में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तुम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो बॉडी में बेटा जहाँ भी एक्सचेंज मतलब सब्सटेंसेस के एक्सचेंज या डिफ्यूजन की बात आती है, वहाँ पर पाई जाती है स्क्वैमस एपिथेलियम या वहाँ पर पाया जाता है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो लंग्स में होते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इन लंग्स, ठीक है। तो वहाँ पर क्या पाया जाएगा? यही स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके अलावा ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है बेटा उसमें पाया जाएगा ये। उसके अलावा ग्लोमर्युलस, ग्लोमर्युलस इन नेफ्रॉन्स। आप बोलोगे कि मैम इतने भारी भारी शब्द लिए हैं, कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ सब समझाती हूँ। सबसे पहले बेटा अपन अपने एल्वियोलाई को समझते हैं कि एल्वियोलाई ये क्या है और ये कहाँ से आ गए। देखो ये अपना पूरा बेटा रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये अपनी नाक हो गई, ये नोस्ट्रिल हो गए, दो नोस्ट्रिल होते हैं सबके पास। देखो मैंने अभी साइड व्यू बना रही हूँ बेटा, तो इसलिए तुमको केवल एक ही नोस्ट्रिल देखेगा, सबको पता है कि दो होते हैं नोस्ट्रिल, ठीक है ना। दोनों ही नोस्ट्रिल जाकर के पीछे खुलते हैं कहाँ? एक नेजल पैसेज में, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेजल पैसेज। नेजल पैसेज जाकर के ओपन होता है कहाँ? फेरिंग्स में। फेरिंग्स आगे कंटिन्यू होता है दो ट्यूब्स में, आगे वाली ट्यूब होती है विंड पाइप, पीछे वाली ट्यूब होती है फूड पाइप। अपन फूड पाइप की बात नहीं करेंगे, अभी अपन बात करेंगे विंड पाइप की, जिसको अपन ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फेरिंग्स और ये हो गया आपका ट्रैकिया या जिसको आप विंड पाइप भी बोलते हो, और विंड पाइप, ठीक है। ये विंड पाइप बेटा थोरैसिक रीजन में आकर के यहाँ आकर के ट्रैकिया जो है ये और दो ट्यूब्स में फर्दर डिवाइड हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। ये ट्रैकिया बेटा आगे आकर के दो और पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों ही पतली ट्यूब्स को अपन पता है क्या बोलते हैं? इनको अपन बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। इनको अपन क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। प्लूरल है तो ब्रोंकाई, सिंगुलर को अपन क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। तो ये ट्रैकिया आकर के यहाँ पर दो ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है जिसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर एक एक ब्रोंकस क्या होगा बेटा? एक एक लंग में एंटर कर जाएगी। ये देखो ये एक लंग और ये दूसरी लंग, तो दोनों देखो ब्रोंकस कहाँ आ गए हैं? एक एक लंग में आ गए। अंदर आकर के क्या होता है बेटा? ये जो ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर आगे जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये देखो ये और पतली पतली ट्यूब्स में आगे जाकर के कुछ इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। इन और पतली पतली ट्यूब्स को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में ऐसे डिवाइड कर जाएंगे। इन और पतली पतली ट्यूब्स को अपन क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई आगे जाकर के और पतली पतली ट्यूब्स में डिवाइड कर जाएंगे बेटा, जिन्हें पता है हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ये देखो ये बनते जा रहे हैं क्या? ब्रोंकियोल्स। ये ब्रोंकियोल्स आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होंगे, ट्यूब्स में डिवाइड होंगे, फाइन ट्यूब्स में, जिनको अपन क्या बोलेंगे आखिरी में? टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो देखो ये सब क्या है बेटा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स हैं। ये देखो ये सब हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब होता क्या है देखो, हर एक टर्मिनल, यहाँ पे मैं लिख दूं दिस इज टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के बेटा एंड में ना कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखो हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल के एंड में कुछ इस तरीके से बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ये, और इन्हीं बलून लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। अपन को क्या समझना था? एल्वियोलाई ना। देखो जब तक कि तुमको मैं डिटेल नहीं पढ़ाऊंगी तब तक कि तुम्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि यार एल्वियोलाई में मतलब स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाने वाला है और क्यों पाया जाने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बात करेंगे। यहाँ देखो बेटा यहाँ पर क्या होते हैं? एल्वियोलाई होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि ट्रैकिया,
ट्रेकिया आगे जाकर के डिवाइड हुए 2 ब्रोंकाई में, एक एक ब्रोंकस एक एक लंग में एंटर कर गया, आगे जाकर के वो ब्रोंकाई और डिवाइड हुए सेकेंडरी ब्रोंकाई में, वो और डिवाइड हुए टर्शियरी ब्रोंकाई में, टर्शियरी ब्रोंकाई और पतली पतली ट्यूब में डिवाइड हुए जिनको अपन ने क्या नाम दिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स और डिवाइड हुए, क्या बन गए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, और फिर हर एक टर्मिनल ब्रोंक्यूल के एंड पर पाए जाते हैं ऐसे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं क्या, एल्वियोलाई। अब होता यह है कि जो भी हम एयर इनहेल करते हैं उसमें होती है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन अल्टीमेटली कहाँ आती बेटा, नोस्ट्रल से आ गई ऑक्सीजन नेजल पैसेज में, फिर फेरिंग से, फिर ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से कहाँ आ गई, लंग्स के अंदर, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और अल्टीमेटली ऑक्सीजन कहाँ आ जाती है मुन्नो, अल्टीमेटली ऑक्सीजन आ जाती है इन एल्वियोलाई में। ये देखो ये आ गई आपकी ऑक्सीजन, ये आ गई आपकी ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को बेटा कहाँ भेजना है, इस ऑक्सीजन को भेजना है हमारे ब्लड में। आप तो बस ये समझ लो कि ये बलून लाइक स्ट्रक्चर, अच्छा दोनों ही लंग्स में बेटा, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे कि मैम आपने एक ही लंग की कहानी बताई है, बेटा यही कहानी दूसरे फेफड़े की भी होती है, ठीक है। तो दोनों ही फेफड़ों में, दोनों ही लंग्स में ढेर सारे मिलियंस में जो है ना मतलब एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये जो एल्वियोलाई हैं बेटा, इनमें आ गई है क्या, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को जाना कहाँ है, इस ऑक्सीजन को जाना है ब्लड में। तो कैसे जाएगी, ब्लड में। तो बेटा एल्वियोलाई के कांटेक्ट में ना पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं। देखो हमारे बॉडी में 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज और वेन्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। वेन्स बेटा वही ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें कि वो कैनुला लगता है, ड्रिप लगती है ना, तो वो जो सिरिंज जिस ब्लड वेसल में घुसाई जाती है वो कौन सी होती है, वेन ही होती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होती है बेटा, ब्लड कैपिलरीज, वो बहुत ही पतली होती हैं, मतलब उनकी दीवारें बहुत ही पतली होती हैं, ठीक है। तो ये जो एल्वियोलाई हैं बेटा, इनके कांटेक्ट में, इन एल्वियोलाई के कांटेक्ट में होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज, इनफैक्ट ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क। क्यों, क्योंकि बेटा एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है, ब्लड में जाना है ना। तो ब्लड में भेजने के लिए बेटा एल्वियोलाई के कनेक्शन में ब्लड कैपिलरीज होनी चाहिए ना, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है, ब्लड ही तो फ्लो करता है। तो ये देखो ये आ गई यहाँ पर ब्लड कैपिलरी, ठीक है, ये आ गई यहाँ पर ब्लड कैपिलरी, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर बेटा ब्लड फ्लो हो रहा है, ये देखो इसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। अच्छा ब्लड में भी क्या है, ब्लड में भी बेटा बोल सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए जैसे कि अभी तुमको मैंने अभी बताया था ना कि हमारे बॉडी के सेल्स क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो उससे क्या होता है, एनर्जी बनती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो बेटा वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे बॉडी सेल्स में बनी है वो अच्छी तो नहीं है हमारे लिए, तो बॉडी सेल्स क्या करते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं कि अब ब्लड क्या करेगा, इसको ठिकाने लगाएगा। तो एल्वियोलाई के कॉन्टैक्ट में जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है बेटा, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है यहाँ। और एल्वियोलाई के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो होना क्या चाहिए, ब्लड में होनी चाहिए ऑक्सीजन, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें डाल देना चाहिए कहाँ, एल्वियोलाई में। क्यों, ताकि जब हम एक्सहेल करें तो एयर कहाँ से कहाँ जाए, एयर एल्वियोलाई से निकल करके ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, ट्रकिया में, फेरिंग्स में, और फिर अल्टीमेटली हम उस एयर को एक्सहेल आउट करते हैं, है ना। तो यदि एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी तो क्या होगा, उसको हम एक्सहेल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन को आ जाना चाहिए एल्वियोलाई से कहाँ, ब्लड कैपिलरी के ब्लड में, और ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आ जाना चाहिए कहाँ, एल्वियोलाई में। तो दोनों काम बिल्कुल ठीक से हो जाएंगे। तो बेटा ये क्या है, ये एक्सचेंज ही तो हुआ ना, कि ब्लड को ऑक्सीजन दे दी गई और ब्लड बदले में उससे कार्बन डाइऑक्साइड ले ली गई, तो ये एक्सचेंज ही तो हुआ, है ना। गैशियस एक्सचेंज इसको अपन बोल सकते हैं, गैशियस एक्सचेंज बोल सकते हैं इसको। तो बेटा ये जो एक्सचेंज होगा ना, ये कैसे होगा, डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तुम्हें पता है डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाना। ऑक्सीजन बोलेगी कहाँ, एल्वियोलाई की जो ऑक्सीजन है वो बोलेगी अरे 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 सामने जो कैपिलरी में ब्लड है वहाँ पर तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो मैं अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आ जाऊँगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में वो बोलेगी कि अरे 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 सामने जो एल्वियोलाई है उसमें जो हवा है उसमें मेरा कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो मैं अपने हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में चली जाऊँगी। मतलब कि गैशियस एक्सचेंज तो हो रहा है, पर कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है ना। ऑक्सीजन आ रही है,
एल्वियोलाई से कहाँ, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है, एल्वियोलाई में। तो बेटा ये जो डिफ्यूजन है ये किसके अक्रॉस होना है, ये होना है एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस, है ना, एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के अक्रॉस और ब्लड कैपिलरी की वॉल के अक्रॉस। तो तुम अपना दिमाग लगाओ कि अगर ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ आना है और कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ से वहाँ जाना है बेटा, तो इसके लिए एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी इन दोनों की जो दीवारें हैं उनको बहुत पतला होना पड़ेगा। अगर इतनी मोटी मोटी बेटा एल्वियोलाई की दीवारें हो जाएं, हैं, अगर इतनी मोटी मोटी एल्वियोलाई की दीवारें हो जाएं और कैपिलरी की दीवारें हो जाएं, तो ज़रा सोचो, ऑक्सीजन बोलेगी कि हे भगवान मैं डिफ्यूज़ होकर के कैसे जाऊं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलेगी कि हे भगवान मैं डिफ्यूज़ होकर के कैसे जो है ना यहाँ से वहाँ जाऊं। तो बेटा दीवारें तो पतली होनी चाहिए ना, और दीवारें पतली हों इसीलिए एल्वियोलाई की दीवार और ब्लड कैपिलरी की दीवार बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम से। दिमाग लगाओ ना कि स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम चपटे फ्लैट सेल्स होते हैं और सबके सब एक ही लेयर में अरेंज्ड होते हैं। तो ऐसे चपटे चपटे सेल्स बेटा यदि एक लेयर में अरेंज्ड होंगे तो वो एक लेयर बहुत पतली नहीं होगी क्या, वो एक लेयर पतली नहीं होगी क्या, और पतली होने से क्या होगा, पतली होने से, उस लेयर के पतले होने से उसके अक्रॉस डिफ्यूजन इजीली हो पाएगा ना। मान लो कि मुझे कोई चीज़ यहाँ से वहाँ करनी है और बीच में मैं क्या करूँ, एक पर्दा लगा दूँ, पर्दा इतना मोटा हो तो क्या मेरी चीज़ यहाँ से वहाँ जा पाएगी क्या, नहीं। और अगर मैं पर्दा कैसे लगाऊँ, पतला लगाऊँ तो हो जाएगा डिफ्यूजन। बात समझ में आई। तो क्योंकि एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के ब्लड के बीच में ये गैशियस एक्सचेंज होना है डिफ्यूजन के थ्रू, तो इसके चलते एल्वियोलाई की दीवार और ब्लड कैपिलरी की दीवार बेटा पतली होनी चाहिए, जितनी पतली हो सके। और इसीलिए इन दोनों की ही दीवारें, एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज, इन दोनों की दीवारें बनी होती हैं सेल्स की सिंगल लेयर से, सेल्स की सिंगल लेयर से। और वो सिंगल लेयर कौन से सेल्स की होती है, तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स की होती है, मतलब कि स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम की इनकी दीवारें जो हैं बनी रहती हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि जहाँ भी डिफ्यूजन या एक्सचेंज की बात आए तो वहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसे कि लंग्स की एल्वियोलाई में, लंग्स की एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम की। ब्लड कैपिलरीज की जो दीवार है वो भी किसकी बनी होती है, वॉल्स स्क्वैमस एपिथेलियम की। हाँ, ये और बता देती हूँ मैं आपको ग्लोमरुलस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, अपनी जो दोनों किडनीज होती हैं, अपनी जो दोनों किडनीज होती है ना, किडनीज का काम क्या होता है कि ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे कि यूरिया, थोड़ा बहुत यूरिक एसिड, है ना, तो ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ब्लड से बाहर निकालना, मतलब कि ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका होता है, किडनीज का होता है। ठीक है, अब किडनीज में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको अपन बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ठीक है, तो वो नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह निकालना और फिर उस यूरिया और यूरिक एसिड को पानी के साथ मिक्स करना और क्या बनाना, यूरिन। किडनीज के दो काम हो गए, एक तो ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में से जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको पूरा बाहर निकालना, और फिर उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से ही बाहर निकालने के लिए क्या करती है किडनीज, किडनीज के नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजनस वेस्ट को पानी के साथ मिक्स कर देना, तो वो क्या बन जाएगी, यूरिन। फिर वो यूरिन कहाँ से कहाँ जाएगी, किडनीज से यूरेटर्स में, यूरेटर्स से यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर ब्लैडर जब पूरा भर जाएगा तो हम क्या करते हैं, उसको जाकर के खाली कर देते हैं। यही होता है। तो बेटा देखो होता क्या है कि दोनों ये अपनी किडनीज हो गई, ठीक है, ये यूरेटर्स हो गए, ये ब्लैडर हो गया, ठीक है, और ब्लड यहाँ आएगा दोनों किडनीज में, फिल्टर होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट जो ब्लड से निकाला जाएगा उसको पानी साथ मिक्स किया जाएगा, सुसु बनेगी, यूरिन बनेगी, फिर वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ होगा, मतलब वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू कहाँ आ जाएगी, वो आ जाएगी ब्लैडर में, ब्लैडर से क्या होगा उसको अपन बाहर निकाल देंगे, होता। ठीक है, अब देखो होता क्या है, किडनीज में काम करने वाले जो सेल्स होते हैं बेटा उन्हें हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। एक एक किडनी में बेटा एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं जो काम यही करते हैं, ब्लड को फिल्टर करना और सुसु बनाने का। ठीक है, अब देखो मैं तुमको एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाती हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। यहाँ पर बेटा कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है, कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसको अपन एक मिनट बेटा यहाँ पर ना एक करेक्शन कर लेना, ग्लोमरुलस की जगह
बोमेंस कैप्सूल लिख देना, बोमेंस कैप्सूल, वेरी सॉरी, बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन्स, स्लाइड करेक्शन, ग्लोमेरुलस नहीं, बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो ये कैपिलरीज का बेटा, ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है, ठीक है, गुच्छा बैठा होता है, ये टफ्ट बैठा होता है एक सी शेप के स्ट्रक्चर में, जैसे कटोरा नहीं होता है, कटोरा सी शेप का, वैसे सी शेप का यहाँ पर बेटा कटोरा होता है, जो कि जिसमें कि ये कैपिलरीज का गुच्छा बैठा होता है, ठीक है। और इसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल, इसी को अपन बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल के आगे होती है क्या, एक पतली सी ट्यूब कॉइल्ड होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पीसीटी, क्या बोलते हैं, पीसीटी। इसके आगे क्या होता है, एक ट्यूब का लूप बनता है, लूप बनता है ट्यूब का, जिसको अपन बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। और इसके आगे एक और कंटिन्यूएशन में क्या होती है, छोटी सी ट्यूब होती है कॉइल्ड, जिसको अपन बोलते हैं डीसीटी। तो ये बेटा पूरा है क्या, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, करीब करीब 3 सेंटीमीटर लंबा होता है बेटा नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये है एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, कैपिलरीज का एक गुच्छा है जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर में बैठा होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल के आगे क्या होती है, पीसीटी, छोटी सी ट्यूब होती है कॉइल्ड, उसके आगे क्या होता है, ट्यूबुलर, मतलब ट्यूब का ही बना हुआ एक लूप, लूप ऑफ हेनले, उसके आगे क्या होती है, डीसीटी, ठीक है। और डीसीटी अल्टीमेटली आप ये बोलो या ये छोड़ो, ये एक टिपिकल नेफ्रॉन का बेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और दोनों ही किडनीज में बेटा 1-1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो होता क्या है, देखो ये कैपिलरीज का गुच्छा है, तो कैपिलरीज में बेटा क्या होता है, अरे ब्लड फ्लो होता है कि नहीं होता, कैपिलरीज का तो काम ही है कि उनमें क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। तो ये देखो, ये कैपिलरीज होती हैं, ये ऐसे कैपिलरीज होती हैं, और इनमें ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ये ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। किडनीज में क्या होना है, 2 चीज़ें, ब्लड का फिल्ट्रेशन एंड देन यूरिन फॉर्मेशन। तो जब कैपिलरीज के इस गुच्छे से ब्लड फ्लो होता है ना बेटा, तो अंडर प्रेशर ब्लड में से कुछ सामान निकल करके कहाँ आ जाता है, इस बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। देखो बेटा, ब्लड में ना बहुत तरह की चीज़ें होती है, जब अपन आगे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ब्लड में ब्लड सेल्स होते हैं, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक है। ब्लड में प्लाज्मा होता है, उसका मैट्रिक्स, जो कि 90 से 92% तक किसका बना होता है, पानी का बना होता है, ठीक है। ब्लड में बेटा प्रोटीन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है ना, यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज जो अपन खाते हैं वो भी कहाँ होता है, ब्लड में ही होता है। तो कुल मिलाकर के ब्लड में बहुत सारा सामान होता है। तो जब ग्लोमरुलर, मतलब ये जो कैपिलरीज का जो गुच्छा है बेटा, ठीक है, जब इस गुच्छे से कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड फ्लो करता है ना, तो ब्लड अंडर प्रेशर फ्लो करता है, प्रेशर के अंडर, मतलब जब इन कैपिलरीज से ब्लड फ्लो करेगा ना, तो उस ब्लड के ऊपर बेटा बहुत प्रेशर पड़ेगा, और उस प्रेशर के चलते क्या होता है, ब्लड का कुछ सामान, यानी कि ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहाँ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल में आ जाते हैं। क्या क्या आ जाता है, ढेर सारा पानी आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएगा, अमीनो एसिड्स आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बेटा निकल करके कहाँ आ जाएंगी, कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बोमेंस कैप्सूल में आ जाएंगी। तो अब तुम ज़रा दिमाग लगाओ कि अगर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ब्लड से कुछ सामान बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है, इसका मतलब क्या कि बोमेंस कैप्सूल की भी वॉल क्या होगी बेटा, पतली ही होगी। मान लो कि अगर इस बोमेंस कैप्सूल की दीवार इतनी मोटी हो जाती तो सामान यहाँ से यहाँ निकल करके आ पाता क्या, नहीं आ पाता ना। फिर और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन हुआ ना, फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ छन रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड छन रहा है, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, ब्लड का कुछ सामान प्रेशर के चलते ब्लड को छोड़ करके कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल में आ गया। तो फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो ब्लड से बाहर निकल गया। हाँ,
ब्लड का नाइट्रोजनस वेस्ट आ तो गया है बोमेंस कैप्सूल में, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आ गई हैं बोमेंस कैप्सूल में, जैसे कि ग्लूकोज आ गए, अमीनो एसिड्स आ गए, ढेर सारा पानी आ गया, कुछ ज़रूरी आयंस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एटलीस्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो तो आ चुका है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है बेटा, बोमेंस कैप्सूल जो है यहाँ पर, इसकी दीवार को बहुत पतला होना पड़ेगा। अगर इसकी दीवार मोटी हो जाएगी तो फिर ये आप बोल सकते हो कि ये जो फिल्ट्रेशन हुआ है ये नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि दीवार पतली होनी चाहिए, डिफ्यूजन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो इसलिए बोमेंस कैप्सूल की भी वॉल किसकी बनी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम की। तो जहाँ भी डिफ्यूजन और एक्सचेंज की बात आती है बेटा, क्या पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियम, एल्वियोलाई इन लंग्स, ब्लड कैपिलरीज एंड बोमेंस कैप्सूल इन नेफ्रॉन्स। इन सब की दीवारें किसकी बनी होती हैं? स्क्वैमस एपिथेलियम की, ठीक है। चलो, इस डायग्राम के ऊपर हम वापस आएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम की। आप बोलोगे कि मैं दोनों को एक साथ? जी हाँ। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम की। कॉलमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इन दोनों का बेटा, अच्छा सबसे पहले मैं इनके सेल्स का शेप बता देती हूँ। देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो लेयर बनाएंगे, या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनती है बेटा, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब जहाँ देखो, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू या इस एपिथेलियम को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं ना बेटा, वो सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक होते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है मतलब कि इस लेयर को जो बनाने वाले क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होंगे ना बेटा, वो कैसे होंगे? क्यूब लाइक होंगे, लाइक दिस, क्यूब लाइक, ये, ठीक है। और हाँ, नीचे क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन, कभी भी नहीं भूलना है, ओके। सिमिलरली कॉलमनर एपिथेलियम को बनाने वाले जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं? कॉलम लाइक होते हैं, पिलर लाइक, मतलब कि ऐसे लंबे लंबे, ऐसे लंबे लंबे। सब कहाँ रेस्ट करेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और इनके जो न्यूक्लियस है बेटा, इनके जो न्यूक्लियाई हैं इन सेल के, वो जनरली नीचे की तरफ पाए जाएंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं? बेसल न्यूक्लियाई, मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। ये तो दोनों का शेप समझ में आ गया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो क्यूब जैसे होते हैं, और कॉलमनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो ऐसे कॉलम लाइक होते हैं, पिलर लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों ही एपिथेलियम के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं, ये मतलब कहाँ पाई जाएंगी दोनों एपिथेलियम, तो जवाब इसका बहुत आसान है बेटा, कि बॉडी में जहाँ भी अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन की बात आएगी, बॉडी में जहाँ भी अब्जॉर्प्शन एंड सेक्रेशन की बात आएगी, मतलब या तो बॉडी में कुछ अब्जॉर्ब करना होगा, भाई कुछ काम की चीज़ें भी तो होती ना जो हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब करी जाती हैं, जैसे कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अब डाइजेस्ट हुआ, न्यूट्रिएंट्स बने, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल वगैरह, है ना। तो वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है बेटा, उसको बॉडी में अब्जॉर्ब करना पड़ेगा ना, कि तुम बोलोगे कि नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है डाइजेशन कंप्लीट, तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बने तो ज़िंदगी भर वो न्यूट्रिएंट्स वहीं रहेंगे, नहीं बेटा नहीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स बने हैं तो वहाँ से वो कहाँ जाने चाहिए? ब्लड में जाने चाहिए ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो बॉडी में बहुत सी जगह ऐसी होती है बेटा जहाँ पर अब्जॉर्प्शन की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत सारी जगह ऐसी भी होती है जहाँ पर कुछ सेक्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो बॉडी में जहाँ भी अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन की बात आएगी, ये दोनों एपिथेलियम वहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसे कि वापस से आ जाओ बेटा, हाँ जी, वापस से आ जाओ कहाँ? इस डायग्राम के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया था कि इस डायग्राम के ऊपर अपन लौट लौट करके आते रहेंगे। देखो, बोमेंस कैप्सूल का अपन ने देखा कि हाँ जो वॉल है वो किसकी बनी होगी? स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी, ठीक है।
हुआ क्या था कि ये जो कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसका कुछ सामान निकल करके बोमेंस कैप्सूल में आ गया था, है ना, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई थी। अब ये जो बेटा फिल्ट्रेशन से यहाँ पर जो सब्सटेंसेज आए हैं जिनको अपन क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, है ना, वो फिल्ट्रेट क्या होगा बेटा, फिर आगे बढ़ेगा, वो फिल्ट्रेट ऐसे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके कहाँ जाएगा, बोमेंस कैप्सूल से निकल करके पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से कहाँ जाएगा, लूप ऑफ एनले में, लूप ऑफ एनले से कहाँ जाएगा, डीसीटी में जाएगा। तो जैसे ही बेटा फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से निकल करके पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले में जाता है, तो यार इन तीनों को ना ऐसे रियलाइज़ होता है कि अरे यार ये जो फिल्ट्रेट हमारे थ्रू जा रहा है इसमें तो बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। आपको पता है कि दोनों किडनीज मिला करके एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाती हैं। मतलब दोनों किडनीज में जितने भी नेफ्रॉन्स हैं, सारे नेफ्रॉन्स मिल करके एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनाते हैं। फिल्ट्रेट का मतलब समझते हो ना कि बोमेंस कैप्सूल में जो ये जो सामान आया है ब्लड कैपिलरीज से निकल करके, इसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अपन 180 लीटर यूरिन निकालते हैं क्या एक दिन में? बेटा मर जाओगे इतनी यूरिन निकालोगे तो, सवाल ही नहीं उठता। इसका मतलब क्या कि जो इतना सारा यहाँ पर फिल्ट्रेट बना है ना, वो सब क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब होगा। बोमेंस कैप्सूल से निकल करके जैसे ही फिल्ट्रेट पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले में जाएगा ना, जैसे ही जाएगा तो पीसीटी और इन सब को जो है ना ऐसा दिल में रियलाइज़ होगा कि यार ये जो फिल्ट्रेट हमारे थ्रू पास हो रहा है, जा रहा है, इसमें तो अभी बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, जैसे कि ढेर सारा पानी, आयंस, ग्लूकोज, बहुत सारी क्या है, अमीनो एसिड्स वगैरह, ठीक है, बहुत सारी ऐसी काम की चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों को हम यूं ही यूरिन के थ्रू बाहर नहीं फेंक सकते हैं। बेटा ग्लूकोज तो कभी भी जो ना यूरिन के थ्रू बाहर नहीं आता है। अगर कभी किसी के यूरिन में ग्लूकोज आ गया, इसका मतलब क्या कि उसको डायबिटीज़ है, कि बॉडी में ठीक से क्या हो रहा है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो ग्लूकोज है वो यूरिन के रास्ते बाहर निकल रहा है। तो जैसे ही फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से निकल करके पीसीटी, डीसीटी में जाता है तो इनको रियलाइज़ होता है कि अरे भैया इस फिल्ट्रेट में तो काम की चीज़ें हैं, तो इनको वापस से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा, रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, उठा करके कहाँ डालना पड़ेगा, ब्लड में डालना पड़ेगा। तो लिटरली बेटा यही होता है, ठीक है, यही होता है कि जैसे कि यहाँ पर सपोज ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और ये जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है, तो इसमें जैसे ही पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले का लेवल आएगा बेटा, तो इस फिल्ट्रेट में से चीज़ों को वापस से, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं फिल्ट्रेट में से, उनको वापस से अब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया जाएगा। इसको अपन बोलेंगे क्या, अब्जॉर्प्शन या रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, अब्जॉर्प्शन हो रहा है पीसीटी, डीसीटी के लेवल पर, सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी के लेवल पर होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, रीअब्जॉर्प्शन, तो आप ये समझ लो कि रीअब्जॉर्प्शन के लिए क्या होना पड़ेगा, यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम को होना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि जहाँ भी बॉडी में अब्जॉर्प्शन या सेक्रीशन की बात आती है ना, जहाँ भी बॉडी में अब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन की बात आती है तो क्यूबॉइडल और कोलमनर एपिथेलियम आएंगे ही आएंगे बेटा। तो यहाँ पर भी वही होगा, है, यहाँ पर भी वही होगा कि पीसीटी, डीसीटी के लेवल पर क्या होगा, फिल्ट्रेट में से ज़रूरी सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डाला जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन यहाँ पर होना है, तो इसीलिए जो जैसे ये पीसीटी है, यहाँ पर मैं अलग से मान देती हूँ, जैसे ये पीसीटी है और ये डीसीटी है, तो इनकी लाइनिंग में क्या पाए जाएंगे, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू लाइक दिस, या क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोल सकते हो आप। ये पीसीटी हो गया, ये डीसीटी हो गया। अच्छा एक चीज और सुनो, यहां पर जो कैपिलरी थी, जब उसमें ब्लड फ्लो हो रहा था तो कुछ ज़रूरी सब्सटेंस, मतलब ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें है ना, कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना बेटा, उस ब्लड में से बहुत सारी चीज़ें ब्लड से बाहर आ गई थी, कैपिलरी की वॉल को क्रॉस करके बोमेंस कैप्सूल में आ गई थी, है ना, जिस प्रोसेस को अपन ने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम दिया। और जो सामान आया बोमेंस कैप्सूल में, उसको अपन ने क्या बोला, जो सामान आया ना उसको अपन ने फिल्ट्रेट बोला। अब ये फिल्ट्रेट जब पीसीटी, डीसीटी के लेवल पर गया तो रियलाइज़ हुआ इनको कि यार, मतलब पीसीटी और डीसीटी को रियलाइज़ हुआ कि इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, तो उन ज़रूरी चीज़ों को वापस से रीअब्जॉर्ब कर लिया गया
और उठा करके कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया, ठीक है। तो इसीलिए पीसीटी और डीसीटी के लेवल, मतलब पीसीटी और डीसीटी की लाइनिंग में क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। लेकिन उसके अलावा अब रीअब्जॉर्प्शन तो हो गया, देखो फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिल्ट्रेट और आगे बढ़ रहा है ना, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी में जा रहा है। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट और आगे बढ़ेगा, ब्लड को यहाँ पर रियलाइज होगा कि यार अभी भी कुछ गंदगी है मेरे अंदर जिसको कि वापस बाहर निकाला जा सकता है। मतलब एक बार सबसे पहले यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुआ, फिर इसके बाद में रीअब्जॉर्प्शन हुआ, ज़रूरी सामान को वापस से जो है ना फिल्ट्रेट में से ब्लड में डाला गया उठा करके, और अब ये जो ब्लड कैपिलरी के अंदर जो ब्लड है ना, ये बोल रहा है कि यार अभी भी कुछ गंदगी है जिसको कि फिल्ट्रेट में डाला जा सकता है और उसको बॉडी से इवेंचुअली बाहर निकाला जा सकता है। तो यानी कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर होगा सेक्रीशन भी, सेक्रीशन भी। तो क्योंकि यहाँ पर सेक्रीशन होने वाला है बेटा, ब्लड से कुछ चीज़ें, फालतू की चीज़ें निकल करके वापस से कहाँ आने वाली हैं, पीसीटी लूप ऑफ हेनले और डीसीटी के लेवल पर आने वाली हैं अंदर यहाँ पर। तो क्योंकि सब अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन यहाँ पर दोनों चीज़ें हुई हैं, इसीलिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। इतना समझ में आया? चलो ओके, अब हम बात करते हैं। आप अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम क्यूबॉइडल एपिथेलियम का तो चलो आपने हमको बता दिया, पीसीटी डीसीटी है ना। अच्छा, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले बेटा, इन सबको अपन नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल भी बोलते हैं या ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स भी बोलते हैं। तो मान लो कि अगर लिखने के लिए आ गया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, तो लिख देना कि ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। क्योंकि देखो ये सब चीज़ें बेटा समझाने की है, पीसीटी डीसीटी ये सब आपको समझाने के लिए, इतना आपके सिलेबस में है नहीं। तो लिखना क्या है आपको, ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं किसकी, कोलोनर एपिथेलियम की। तो देखो बेटा, कोलोनर एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा, वही जहाँ पर अब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन की बात आती है। तो जैसे कि ये हमारा स्टमक है बेटा, ये हमारा स्टमक है, और ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। बहुत लंबी होती है, उतनी लंबी मैं बना नहीं पाऊंगी यहाँ पर अभी, ठीक है। सो दिस इज स्टमक एंड दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दोनों में ही क्या होना है बेटा, डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रीशन होना है। तुमको पता है स्टमक की जो वॉल होती है, ये वॉल है ना स्टमक की, इसको अगर थोड़ा सा मैं मोटा बनाऊं तो स्टमक की जो वॉल होती है बेटा, वॉल में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या पाई जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये सब क्या है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। इनका काम क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकालना। भाई अल्टीमेटली क्या होगा, खाना स्टमक में आएगा, तो खाने का जो डाइजेशन है वो एटलीस्ट स्टमक में तो शुरू हो ही जाना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अब देखो खाने में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। हम खाने में कार्ब्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, फैट्स खाते हैं, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स मतलब वही डीएनए आरएनए। भाई आप कोई प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खाते हो, है ना, तो जैसे कि आपने कोई भाजी खाई है, ठीक है, आपने कोई सब्जी खाई है, फल जो भी आपने खाया है, तो उसमें क्या होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं। और प्लांट सेल्स में क्या होगा, डीएनए नहीं होगा क्या न्यूक्लियस में। फिर अगर आपने कोई एनिमल प्रोटीन खाया है, जैसे कि आपने अंडा खाया, दूध पिया, कुछ भी करा, तो उसमें एनिमल सेल्स नहीं होंगे क्या, उनके न्यूक्लियस में डीएनए नहीं होगा क्या। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब हम बेसिकली बहुत सारे कंपोनेंट्स खाते हैं खाने में, और उन सभी कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते, जिनको अपन क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस में पाए जाते हैं। तो जैसे कि ये स्टमक है, इसकी जो वॉल है यहाँ पर पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं बेटा, ये ग्लैंड्स बनाती हैं गैस्ट्रिक जूस, जिसमें कि HCl होता है ना, और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से क्या आ जाता है, यहाँ से आप बोलते हो कि आ जाता है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो देखो ये सेक्रीशन हुआ कि नहीं हुआ, भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, निकाल रही हैं कि नहीं निकाल रही हैं गैस्ट्रिक जूस। तो जाहिर सी बात है जहां ऑब्जॉर्प्शन सेक्रीशन की बात आएगी तो कौन होंगे, कोलोनर एपिथेलियम पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे बेटा। तो स्टमक की आप बोल सकते हो कि लाइनिंग में क्या पाए जाते हैं, कोलोनर एपिथेलियम। ये देखो कोलोनर
एपिथेलियम, ठीक है, दीज आर कॉलमनर एपिथेलियम। ये स्टमक की वॉल है, उसमें है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या बनाएंगे, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करने की बारी आ रही है, तो वहां पर कॉलमनर एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाएगी। सिमिलरली बेटा ये जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की भी वॉल में क्या होती हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं। इंटेस्टाइन की भी वॉल्स में इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती हैं जो क्या निकालती हैं, इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें क्या होते हैं, तमाम तरह के फूड कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सपोज ये क्या है, ये है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो क्या निकालेंगी, इंटेस्टाइनल जूस। तो देखो यहां भी सेक्रीशन की बात आई कि नहीं आई है, यहां भी सेक्रीशन की बात आ रही है कि नहीं आ रही है। इंटेस्टाइनल ये सब क्या है, ग्लैंड्स हैं, क्या निकालेंगी, इंटेस्टाइनल जूस। तो सेक्रीशन की बारी आई कि नहीं आई, तो सेक्रीशन की बारी जहां आएगी वहां पर क्या पाए जाएंगे बेटा, कॉलमनर एपिथेलियम। यहां भी पाए जाएंगे कॉलमनर एपिथेलियम लाइक दिस। मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल की लाइनिंग में भी क्या पाए जाते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स, या आप बोल सकते हो कि कॉलमनर एपिथेलियम। मैंने आपको पहले ही कहा था क्या, कि जो अपनी एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटा, ये क्या करता है, ये बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाने का काम करता है। बॉडी की कवरिंग और ये लाइनिंग बनाने का काम करता है। तो बॉडी की कवरिंग स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर कवरिंग किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की, और जो उनकी लाइनिंग होती है वो भी किसकी होती है, एपिथेलियल टिश्यू की तो होती है ना। तो ज़रा देखो ना, ये जो अपना स्टमक है, जो अपनी ये इंटेस्टाइन है, ठीक है, अंदर से किससे लाइंड है ना, लाइनिंग किसकी है, एपिथेलियल टिश्यू की तो है, कॉलमनर एपिथेलियम की। तो जहां अब्जॉर्प्शन सेक्रेशन की बारी आएगी तो क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम दोनों ही वो वहां पर बोलेंगे कि हाँ भैया हम तो आ चुके हैं, हम तो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक की वॉल में, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन की वॉल्स में। और दोनों तरह के ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने अपने जूसेस सेक्रीट करते हैं। और तो सेक्रेशन की बात आ रही है, इसलिए लाइनिंग में क्या पाए जाएंगे, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। चल अच्छा हाँ, उसके अलावा बेटा यदि हम बात करें, चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रेजेंस लिख देती हूँ यहाँ पर किसकी, कॉलमनर एपिथेलियम की, ऐसे लिख दो, वॉल्स ऑफ या लाइनिंग्स ऑफ स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। उसके अलावा यदि हम इसकी बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, तो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, मतलब कि वही पीसीटी डीसीटी, ठीक है। उसके अलावा सलाइवरी डक्ट्स होती हैं बेटा, देखो अपने बकल कैविटी के अराउंड, या बकल कैविटी में आप बोल लो, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो क्या निकालती हैं, सलाइवा सेक्रीट करती है बेटा। सलाइवा मतलब कि थूक, खाना खाते हैं और बिना खाना खाए भी तो मुंह में पानी पानी आता है ना, वो क्या होता है बेटा, वो सलाइवा होता है। कहाँ से आता है, तो हमारी बकल कैविटी में होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, जैसे देखेंगे नहीं, वॉल में होती हैं, ठीक है। तो वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं बेटा, उनकी जो डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स मतलब कि ट्यूब समझ लो, जैसे कि ये सलाइवरी ग्लैंड है तो ये इसकी ट्यूब हो गई, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डक्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डक्ट। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती हैं, तो वहाँ पर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा। क्यों भाई, जहाँ अब्जॉर्प्शन सेक्रेशन की बात आएगी तो ये तो दोनों मिलेंगे ना। आप बोलोगे कि मैम सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट में क्या सेक्रेशन होगा, अरे बेटा ये सलाइवरी ग्लैंड है ना, सलाइवा सेक्रेट करेगा, ये एक सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवा सेक्रेट करेगी ना ये ग्लैंड। तो सेक्रेशन की बात आई तो इसकी डक्ट में क्या होगा, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाएगा, है ना। तो इन द स्मॉल डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स
आया इतना समझ में? चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ तक की कहानी को ना अपन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जो बचा है वो भी कर लेंगे। आ जाओ, यहाँ तक की पूरी कहानी को हम करते हैं रीड। Epithelial tissue or epithelium is the simplest kind of animal tissue that occurs as a protective covering. It consists of one or more layers, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि या तो सेल सिंगल लेयर में अरेंज होंगे या मल्टी लेयर में। टाइटली आप बोल सकते हो कि कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स, ठीक है। और permeability of epithelial tissue plays a great role in exchange of materials among various organs. For example, the skin, surface of the surface layer of mouth, alimentary canal, lungs, etc. are all made up of epithelial tissue. ये सब तो हो गया था। हाँ जी, the cells are closely packed and there is a little intercellular material between them. The cells are held together by intercellular junctions. ये ठीक है। The epithelial tissue rests on a thin non-cellular basement membrane, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह होते हैं। The epithelium is not transversed by blood vessel, मतलब वही ये टिश्यू कैसा होता है, avascular. The blood vessels lie in the connective tissue across the basement membrane. ठीक है, ये टाइप्स होते हैं। इसमें आप बेटा स्ट्रैटिफाइड भी जोड़ लेना, स्ट्रैटिफाइड वो भी बता दूंगी अभी मैं आपको, क्योंकि हमें स्किन पढ़ना, तो बेटा स्किन में क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, उसी की हमारी स्किन बनी होती है, ठीक है। उसके अलावा बकल कैविटी और फेरिंग्स है ना, तो वहाँ पर भी स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम ही होता है। ओके चलो, तो ये तीन तो अपन ने पढ़ लिए, स्क्वैमस, क्यूपोइडल और कोलोनर। बाकी के तीन बचे हैं वो भी अपने फटाफट से हो जाएंगे। यहाँ देखो, स्क्वैमस सेल्स कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, इरेगुलर शेप्ड होते हैं, पॉलीगोनल आप बोल सकते हो, है ना। क्लोजली अगर देखेंगे तो कैसे होते हैं, टाइल्स, ऐसा लगता है कि फ्लोर पर टाइल्स लगी हुई हैं, तो इसलिए इसको अपन पेवमेंट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। स्क्वैमस एपिथेलियम इज कॉल्ड सिंपल व्हेन द थिन एंड फ्लैट सेल्स आर फॉर्म डेलिकेट लाइनिंग। ये वाला पार्ट में आपको, हाँ, सिंगल लेयर्ड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल्स, मतलब वही कैपिलरी की वॉल। ये छोड़ दो, यूरिनरी ट्यूब्यूल्स एंड एल्वेoli ऑफ द लंग्स, है ना। कैपिलरीज की वॉल बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की, एल्वेoli जो होते हैं लंग्स में उनकी भी वॉल बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। यूरिनरी ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है, वही बोमेंस कैप्सूल वाला यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे, ठीक है। फिर उसके बाद में स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन आर, अच्छा ये चीज़ अपन बाद में देखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड की बात हो रही है। नेक्स्ट, क्यूबॉइडल कैसे होते हैं सेल्स, क्यूब लाइक होते हैं बेटा, जितने टॉल उतने वाइड रहेंगे। और फिर इसके बाद में अब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन क्या होता है बेटा, इनका मेन काम होता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सलाइवरी ग्लैंड्स की डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक, बेटा जो अपनी पैंक्रियाज होती है ना वहाँ, उसमें भी क्या होती है, डक्ट्स होती, उसकी भी डक्ट होती है, तो वहाँ पर स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्लैंड, उनकी भी डक्ट्स में, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड, मतलब जहाँ भी सेक्रीशन की बात आती है, देखो पैंक्रियाटिक वो पैंक्रियाज से निकलता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें कि होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। तो पैंक्रियाज से भी क्या हो रहा है, सेक्रीशन, तो वहाँ पर भी उसकी डक्ट में क्या मिलेगा आपको, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सलाइवरी ग्लैंड्स भी क्या कर रहे हैं, सलाइवा सेक्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको मिलेगा डक्ट्स में क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्वेट ग्लैंड्स भी क्या कर रहे हैं बेटा, स्वेट सेक्रेट कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, तो उनकी भी डक्ट्स में आपको क्या मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और इसके अलावा इट ऑल्सो कवर्स द ओवरीज एंड लाइन्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग ट्यूब्यूल्स, ये हो गया। ओके, ये वाला पॉइंट आप फिर भी हटा सकते हो, इतना आपके लिए काफ़ी है। पीसीटी डीसीटी कोई भी बेटा कौन लाइन करता है, वही अपना क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फिर अगर हम बात करेंगे कोलोनर की, तो पिलर लाइक होता है, लंबे लंबे होते हैं। न्यूक्लियस कहाँ आएगा, जनरली बेस पर आएगा। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेटा, देखो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में, अपन ने बता ही दिया था पहले। मेमरी ग्लैंड्स बेटा लड़कियों में होती हैं, मिल्क सेक्रेट करती हैं जब लड़कियां माँ बन जाती हैं तब बच्चे के लिए, है ना। एंड पार्ट्स ऑफ यूरिथ्रा, तो जहाँ भी अब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन की बारी आएगी तो कोलोनर एंड क्यूबॉइडल आ जाएंगे अपनी अपनी आप बोल सकते हो कि तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाओ, अब हम बात करते हैं बेटा सीलिएटेड एपिथेलियम की। सीलिएटेड एपिथेलियम की कहाँ हैं हम, हाँ यहाँ पे आ जाओ। सीलिएटेड एपिथेलियम, वो एपिथेलियम जिसके सेल्स के फ्री सरफेस पर सीलिया होते हैं, वो एपिथेलियम जिसके सेल्स के सरफेस पर, जिसके सेल्स के फ्री सरफेस पर सीलिया लगे होते हैं, उसे हम बोल देते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने बनाई है क्यूबॉइडल एपिथेलियम,
नीचे क्या होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इन सेल्स का आपको ये फ्री सरफेस दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको फ्री सरफेस। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सीलिया है, सीलिया है। ये एक्चुअली टाइनी, बहुत ही फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, बहुत ही फाइन टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जो ऐसे 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 रिदमिकली मूव करते हैं। तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है और सेल्स के फ्री सरफेस पर क्या है, सीलिया है। तो ये क्या बन जाएगा, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, है ना। ये सब क्या है बेटा, सीलिया है, ये सीलिया है, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, ओके। फिर इसके बाद में यहां पर देखो, ये कोलमनर एपिथेलियम है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आएगी नीचे। इन सेल्स के भी फ्री सरफेस पर क्या होगा, सेल्स के भी फ्री सरफेस पर ऐसे देखो सीलिया लगे होंगे, ये तो इसको अपन क्या बोल देंगे, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। आई बात समझ में कि नहीं आई। जिस भी एपिथेलियम के सेल्स के फ्री सरफेस पर सीलिया लगे हों तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कोलमनर सेल्स हैं, फ्री सरफेस पर क्या है, सीलिया है, तो क्या नाम रख देंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिया क्या होते हैं, टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा, जो रिदमिकली क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो मान लो बेटा कि मैं कौन हूं, मैं इस समय कोलमनर एपिथेलियल सेल हूं, मैं मान लो, है ना, मैं कोलमनर एपिथेलियल सेल हूं और मेरे फ्री सरफेस पे देखो क्या लगे हुए हैं, सीलिया लगे हुए हैं। ये मेरा फ्री सरफेस है और मेरे फ्री सरफेस पर देखो सीलिया लगे हुए हैं। अब ये सीलिया क्या करते हैं बेटा, रिदमिकली ऐसे मूव करते हैं, रिदमिकली मतलब एक ही रिदम में, ये नहीं कि एक या जरा दूसरा वहां जाना, नहीं, रिदमिकली क्या करते हैं, ऐसे मूव करते हैं। तो जरा बेटा ध्यान रखो ना, अगर इन सीलिया के यहाँ पर ऊपर कोई सब्सटेंस मैं रख दूं तो क्या होगा, सीलिया रिदमिकली मूव करते करते उस सब्सटेंस को धक्का मार करके आगे पुश नहीं कर देंगे। सीलिया का बेटा मैं आपको रोल समझा रही हूँ और ये सीलिएटेड एपिथेलियम बॉडी में कहाँ पाई जाएगी वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। कि जैसे कि मान लो कि मैं कौन हूँ, एक कोलमनर एपिथेलियल सेल हूँ, मेरे फ्री सरफेस पर क्या है, सीलिया लगे हुए हैं। तो अगर सीलिया है ना, अगर ये सीलिया के ऊपर अगर मैं कुछ रख दूंगी तो क्या होगा, ये सीलिया रिदमिकली मूव करते करते, रिदमिकली ऐसे मूव करते करते क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को जो रखा होगा ना ऊपर, उसको आगे की तरफ धक्का मार देंगे। यानी कि बॉडी में जब भी किसी चीज को पुश करने की, धक्का करने की, यहां से वहां ले जाने की जरूरत होती है, वहां पर क्या पाया जाता है, सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि ये अपना ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई हो गए हैं, ठीक है, अंदर जाकर के आपको ब्रोंक्यूल्स वगैरह भी मिलेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा होता क्या है, अच्छा तो मैंने गोबलेट सेल्स के बारे में नहीं बताया, वापस आ जाओ बेटा, यहां पर दिखा देती हूं मैं आपको। जैसे कि ये कोलमनर सेल्स हैं, कोलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, इसके कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा थोड़े से अलग से हो जाते हैं, मतलब ऐसे ना क्या बोलते हैं, गोबलेट शेप के हो जाते हैं। गोबलेट का मतलब पता है, दारू का मतलब वाइन ग्लास जो होता है ना, ऐसा कुछ दिखता है ना, वाइन ग्लास ऐसा ऐसा, जिसमें बेटा अल्कोहल पीते हैं ना, वाइन पीते हैं, है ना, तो वाइन ग्लास जो होता है बेटा उसको अपन गोबलेट ग्लास बोलते हैं, गोबलेट, ठीक है। तो ये जो कोलमनर एपिथेलियम है बेटा, ये जो कोलमनर एपिथेलियम है, इसके कुछ जो सेल्स होते हैं ना वो ऐसे गोबलेट शेप के हो जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, गोबलेट सेल्स बोलते हैं। अब क्योंकि नहीं, स्पेलिंग गलत हो गई, गोबलेट सेल्स, अब क्योंकि इनका शेप अलग सा हो गया है तो पता है ये करते हैं क्या है, ये सेल
ये सेल सेक्रीट करते हैं बेटा म्यूकस, मतलब ये म्यूकस सेक्रीटिंग सेल्स बन जाते हैं। कौन? ये गोबलेट सेल्स। आई बात समझ में? क्या होते हैं गोबलेट सेल्स? कॉलमनर एपिथेलियम के ही कुछ सेल्स थोड़े से अलग टाइप के हो जाते हैं। इनका शेप जो है ऐसा गोबलेट जैसा हो जाता है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, फिर गोबलेट सेल्स बनने लग जाते हैं। और यही सेल्स क्या करते हैं, फिर म्यूकस सेक्रीट करते हैं। ठीक है, इतना पल्ले पड़ा। अब यहाँ पर आ जाओ, हम कहाँ थे? अरे हम कहाँ थे बेटा? हाँ, अब देखो ट्रैकिया थोड़ा सा मोटा बनाया जाए, जगह नहीं है। अब जैसा कि तुमको मैंने पूरा अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर का पैसेज समझाया था कि नोस्ट्रिल से अपन एयर इनहेल करते हैं, एयर कहाँ जाती? नेजल पैसेज में। नेजल पैसेज से कहाँ जाती है? ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ जाती है? दोनों ब्रोंकाई में। दोनों ब्रोंकाई से एयर कहाँ जाती है? सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल्स में, है ना, फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में, और अल्टीमेटली कहाँ जाती है बेटा? एयर एल्वियोलाई में आ जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा पैसेज होता है एयर का हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब देखो बेटा, ऐसा है कि जो एयर अपन इनहेल करते, तुम्हें क्या लगता है कि वो इतनी शुद्ध शाकाहारी होती है क्या? मतलब कि जो अपन एयर इनहेल करते हैं, क्या वो इतनी साफ होती है क्या? नहीं, उसमें होते हैं डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन्स, एलर्जेंस। एलर्जेंस क्या होते हैं? वो एजेंट्स जो बॉडी में एलर्जी कॉज कर सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारी दोनों ही नोस्ट्रिल्स के थ्रू जब आप अंदर जाओगे तो आपको टाइनी हेयर दिखाई देंगे, है ना। अरे नाक के बाल होते हैं कि नहीं होते हैं? वो बाल क्यों होते हैं बेटा? कभी सोचा है कि नाक के अंदर बाल होने का क्या सिग्निफिकेंस है? सर पर बाल हो, आईब्रोज में हो, लैशेज में हो, लड़कों में दाढ़ी मूछों में बाल हो, वो सन में भी रहता है, लेकिन नाक के अंदर बाल क्यों होते? क्योंकि बेटा जो अपन एयर इनहेल करते हैं ना, वो एयर गंदी होती है, एलर्जेंस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और हम ये कतई नहीं चाहते हैं कि वो सब चीज़ें हमारे कहाँ पहुँचे? ट्रैकिया के थ्रू ब्रोंकाई में, और ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में, क्योंकि लंग्स बेटा अंदर से बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो इसीलिए प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि भाई जो भी हम एयर इनहेल करें ना, वो अंदर तो आए, लेकिन जब तक कि लंग्स के अंदर वो पहुँचे तब तक वो साफ़ हो जाए। ठीक है, तो उसी के चलते क्या होता है कि हमारे ट्रैकिया में, ब्रोंकाई में बेटा पाए जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। मैंने क्या बोला कि बॉडी में जहाँ भी किसी चीज़ को धक्का दे करके निकालने की बात होगी ना, तो वहाँ पर पाए जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया की लाइनिंग में पाए जाएंगे क्या? कॉलमनर, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स। ये देखो, ये कॉलमनर सेल्स यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रैकिया की लाइनिंग में, और इनके फ्री सरफेस पर क्या लगे होंगे? सीलिया लगे होंगे, लाइक दिस। ये देखो सीलिया। और बेटा यहाँ पर क्या होता है? गॉबलेट सेल्स भी होते हैं। यहाँ पर ऐसे गॉबलेट सेल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूकस निकालते हैं। म्यूकस, आप बोलोगे कि मैम ट्रैकिया में म्यूकस, तो फेरिंग्स में म्यूकस, तो फेरिंग्स की भी बेटा लाइनिंग में गॉबलेट सेल्स पाए जाते हैं। क्यों? कभी किसी धूल भरी जगह पे गए होंगे तो अचानक से नहीं नाक बहना शुरू हो जाएगी, कफ लगने लग जाएगा कि मम्मी गले में कुछ कफ सा लग रहा है, तो बेटा वो जो कफ होता है ना, वो एक्चुअली क्या होता है? वो म्यूकस ही होता है, जिसको अपन खकार के ऐक थू करके बाहर फेंकते हैं ना। वो बाहर क्यों फेंकते हैं बेटा? क्योंकि हमको, हमारी बॉडी को पता होता है कि जो कफ बना है ना, ये इस कफ में जो भी डस्ट पार्टिकल्स, जो भी धूल वगैरह ना, वो सब ट्रैप्ड है। और ऐसा कफ, ऐसा म्यूकस जिसमें कि वो सारे डस्ट पार्टिकल्स और वो सब ट्रैप्ड हैं, उसको तो बॉडी से निकालने पड़ते ना। या तो हम क्या करेंगे? थूक देंगे वैक थू करके, या फिर उसको हम निगल लेंगे। देखो होता क्या है, फेरिंग्स और ट्रैकिया यहाँ पर तुमको दिख रहा है, यहाँ पर क्या होते हैं? सीलिएटेड कॉलमनर सेल्स लगे होते हैं, कहाँ? लाइनिंग में। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं? गोबलेट सेल्स भी होते हैं। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि सपोज यहाँ से अपन ने एयर इनहेल करी है, ठीक है, और एयर आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब एयर तो आ रही है, लेकिन बेटा इस एयर में क्या है? इस एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और आप बोल सकते हो कि पोलन ग्रेन्स हैं, और क्या है? एलर्जेंस हैं, एलर्जी कॉज करने वाले। तो उन सब चीज़ों को क्या होगा बेटा? ये जो म्यूकस है ना, ये ट्रैप कर लेगा। भाई लाइनिंग में क्या है? लाइनिंग में ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फेरिंग्स, इन सब की लाइनिंग में क्या है? ये गोबलेट सेल्स हैं, क्या करते हैं? म्यूकस निकालते हैं। तो उस म्यूकस में क्या होता है बेटा कि जब हवा आएगी ना, जब एयर अपने अंदर आएगी, तो उस इनहेल्ड एयर में जो भी गंदगी होती है, वो गंदगी पूरी म्यूकस में ट्रैप हो जाती है। कि म्यूकस प्लस
डर्ट, क्योंकि लाइनिंग में क्या है, गोबलेट सेल्स हैं। तो जैसी हवा अंदर आएगी, जो भी गंदगी होगी, गोबलेट सेल्स जो म्यूकस निकाल रहे हैं उस म्यूकस में ट्रैप होती जाएगी। अब ये जो म्यूकस है बेटा, ये देखो, ये जो म्यूकस है ये क्या बन चुका है, अरे ये गंदा म्यूकस है ना, क्योंकि इसमें गंदगी ट्रैप्ड है। तो अब इस म्यूकस को बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो अब ये जो बेटा कॉलोनर एपिथेलियल सेल्स के जो फ्री सरफेसेस पर जो सीलिया लगे हुए हैं, अब ये सीलिया क्या करेंगे, ऐसे रिदमिकली बीट करेंगे, मूव करेंगे, जिसके कारण ये जो डर्ट और डस्ट जो ट्रैप्ड है म्यूकस में, ये वाला म्यूकस बेटा धक्का खाते खाते, ये देखो धक्का खाते खाते ऐसे ऊपर 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 बढ़ेगा और हमारे मुंह तक आएगा, जिससे कि अपन उसको ऐक थू करके बाहर फेंक देंगे। या कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूकस को हम क्या करते हैं, निगल भी लेते हैं, मतलब वो म्यूकस का चला जाता है स्टमक में। आप बोलोगे कि मैम स्टमक में चला गया म्यूकस, उसमें तो गंदगी ट्रैप थी। अरे स्टमक में बेटा HCl है ना, एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, जला देगा। ठीक है, तो ट्रैकिया, फेरिंग्स, ये ब्रोंकाई, ठीक है, और आगे जाओगे तो क्या होगा बेटा, ट्यूब्स पतली हो जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सीलेटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो आगे ट्यूब्स है ना बेटा वो और पतली पतली हैं। जब ट्यूब्स मोटी हैं तो उनकी लाइनिंग में सीलिएटेड कॉलोनर एपिथेलियम होंगे, आगे ट्यूब्स ब्रोंकियोल्स और ब्रोंकाई में कैसी हैं, पतली हैं, तो इसलिए वहाँ पर उनकी लाइनिंग में सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। काम वही होता है ना, काम वही होता है कि जो भी गंदगी आ रही है इनहेल्ड एयर में, ये देखो इसकी अच्छी सी पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो भी, ये देखो मूवमेंट ऑफ म्यूकस टू द फेरिंग्स, ठीक है, ये देखो ये सीलिएटेड कॉलोनर एपिथेलियल सेल, ये दिख रहे हैं आपको ऐसे लंबे लंबे, ये हैं कॉलोनर सेल्स, और इनके फ्री सरफेसेस पे देखो ऐसे सीलिया लगे हुए हैं, ये म्यूकस है, इसमें सब गंदगी है। तो ये क्या करेंगे, सीलिया रिदमिकली मूव करते करते, बीट करते करते म्यूकस को फेंक देंगे ऊपर, जिसमें कि गंदगी ट्रैप्ड हो, उसको अपन क्या करेंगे, ऐसे फेरिंग्स में आएगा और फिर अपन बकल कैविटी से ऐक थ्रू करके बाहर निकाल देंगे। ठीक है, चल ये समझ में आया कि सीलिएटेड कॉलोनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा फीमेल्स में क्या होता है बेटा, देखो फीमेल्स में, यहाँ जगह नहीं, यहाँ बता देती हूँ, ये यूट्रस है, ठीक है, ये दोनों ओवरीज हैं, ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं, दो होती ना बेटा फेलोपियन ट्यूब्स लड़की में, ठीक है। अब यहाँ से दोनों ओवरी से बेटा क्या होता है, हर महीने जब लड़कियां बड़ी हो जाती ना, जब एडोलेसेंट हो जाती हैं, तो हर महीने क्या होता है, एक एक ओवरी से एक एक एग या ओवम जो है रिलीज होता है। जैसे कि मान लो कि अभी जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई के महीने में क्या होगा, लड़की की इस वाली ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा। तो ये ओवम बेटा कहाँ आ गया, ये आ गया ओवरी से निकल करके, एग जो है ओवरी से निकल करके कहाँ गया, फेलोपियन ट्यूब में आना। अब फेलोपियन ट्यूब में आ तो गया, लेकिन बेटा यहाँ नहीं, उसको और आगे जाना है और अल्टीमेटली कहाँ आना है, यूट्रस के लेवल तक आना है। तो तुमको क्या लगता है, इसको डंडा मार करके तुम जो है ना एग को यहाँ से यहाँ तक लेकर के आओगे क्या, नहीं। फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में क्या होता है बेटा, फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। ये दिख रहा है तुमको ये डायग्राम, ये फेलोपियन ट्यूब की बेटा लाइनिंग में सीलिया है। ये आप बोलोगे कि मैम इतने बड़े बड़े, बेटा वो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है, बड़ी करके दिखाई जा रही है आपको, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये ऐसे वाइट वाइट, बेटा ये क्या, ये सारे सीलिया हैं। फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में ये सीलिएटेड एपिथेलियम की पिक्चर है। एपिथेलियल सेल्स के ऊपर देखो क्या है, ऐसे सीलिया लगे हुए हैं। तो ये सीलिया क्या करेंगे, ऐसे रिदमिक तरीके से बीट करेंगे, तो ऊपर जो अंडा होगा ना, वो धक्का खाते 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 कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से यूट्रस के लेवल तक आ जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गई बात किसकी, सीलिएटेड एपिथेलियम की। अब जरा मैं आपको फटाफट से बात बता देती हूँ किसकी, कहाँ गया अपना कहाँ गया यार, हाँ अब बचा है क्या, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो देखो होता क्या है बेटा, क्यूबॉइडल या कॉलोनर एपिथेलियल टिश्यू के जो कुछ सेल्स होते हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं और कुछ कुछ केमिकल रिलीज करने लग जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, आगे बताती हूँ। यहाँ देखो, जैसे कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ये कॉलोनर एपिथेलियम है,
तो इनके कुछ सेल्स जो होते हैं बेटा वो कुछ कुछ मॉडिफाई हो जाते हैं, और मॉडिफाई होकर के कुछ केमिकल्स जो हैं वो सेक्रीट करने लग जाते हैं, कुछ केमिकल्स सेक्रीट करने लग जाते हैं। तो जहाँ कुछ सेक्रीट हुआ तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, ग्लैंड का। देखो बेटा ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्लैंड्स ना वो ऑर्गन्स होती हैं हमारी बॉडी में जो कुछ ना कुछ सेक्रीट करते हैं। जैसे कि देखो हमारी बॉडी में ना, या आप 10th में पढ़ोगे, 2 तरह की ग्लैंड्स होती हैं, एक होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनका काम ही होता है कुछ ना कुछ सेक्रीट करना। जैसे कि देखो बहुत सारी हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे कि पेनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड यहाँ पर होती है बटरफ्लाई शेप की, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरीज, एड्रिनल ग्लैंड्स। मतलब कुल मिलाकर के हमारी बॉडी में बहुत सारी क्या होती हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हॉर्मोन्स सेक्रीट करना। कहाँ, डायरेक्टली ब्लड में। देखा जाए बेटा तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, मतलब इन ग्लैंड्स के पास इनकी खुद की डक्ट नहीं होती है। तो जैसे कि मान लो कि मैं बात कर रही हूँ किसकी, थायराइड ग्लैंड की। अब इस ग्लैंड ने क्या करा है, अपने हॉर्मोन्स बना करके रखे हैं, थायराइड हॉर्मोन्स बना करके रखे हैं, जिसको कहाँ डालना है, ब्लड में डालना है। क्यों, मतलब टारगेट साइट तक पहुंचाना है, जहाँ पर भी उस हार्मोन की ज़रूरत होगी ना वहाँ तक पहुँचाना है। बट कैसे पहुँचाया जाएगा, डक्ट तो है नहीं इस ग्लैंड के पास। तो ये ग्लैंड क्या करेगी, अपने हार्मोन्स को, अपने सेक्रेशंस को डाल देगी कहाँ, ब्लड में। तो ब्लड क्या होगा, टारगेट साइट तक पहुँचा देगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं, इनके पास डक्ट्स नहीं होती हैं, ये अपने सेक्रेशंस को, इनके हार्मोन्स को सीधे ब्लड में डाल देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में आती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये होती हैं डक्ट वाली ग्लैंड्स, इनके पास इनके खुद के डक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्लैंड जो पसीना निकालती है, हमारी स्किन के नीचे पाई जाती हैं, ठीक है। ऑयल ग्लैंड्स, वो जो आपकी स्किन पर ऑयल आ जाता है बेटा, तो स्किन के नीचे क्या होती हैं, ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में मेमरी ग्लैंड्स, जिससे कि जब बेबी छोटा होता है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है, फीमेल्स में होती है मेमरी ग्लैंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बोल सकते हो कि टीयर ग्लैंड, आंसू आते हैं कि नहीं आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि अंदर क्या होती हैं, टीयर ग्लैंड्स होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, तो इन सब का काम देखो बेटा क्या है, कुछ ना कुछ सेक्रीट करना ही तो है। स्वेट ग्लैंड्स पसीना निकालेंगी, ऑयल ग्लैंड्स ऑयल निकालेंगी, मेमरी ग्लैंड्स मिल्क बनाएंगी, टीयर ग्लैंड्स टीयर प्रोड्यूस करेंगी, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूस वगैरह, है ना। तो कुल मिलाकर के ये 2 तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। तो ग्लैंड्स का तो काम ही होता है कुछ ना कुछ सेक्रीट करना। अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होंगी तो ये सब कुछ क्या बोलते हैं, सेक्रेट करेंगी, और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होंगी तो वो हार्मोन्स निकालेंगी अलग अलग तरह के, ठीक है। तो कुल मिलाकर के होता क्या है बेटा कि कुछ आप बोल सकते हो कि क्यूबॉइडल या कोलोनर एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई होकर के कुछ ना कुछ केमिकल सेक्रेट करने लग जाते हैं, तो फिर उनको अपन क्या बोल देते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोल देते हैं। आपकी एनसीईआरटी बस बेटा इसके बारे में इतना ही बोलती है, इसलिए मैं भी इतना ही पढ़ा रही हूँ, वैसे भी मैंने आपको ज़्यादा ही पढ़ाया है, ठीक है। अच्छा, ग्लैंड देखो 2 तरह की होती है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। जैसे कि अभी अपन ने गोबलेट सेल के बारे में बात करी, तो वो क्या है बेटा, यूनिसेलुलर, एक ही सेल है ना गोबलेट सेल, वो ही क्या करता है, म्यूकस निकाल रहा है, तो सेक्रीट तो कर रहा है ना, जो भी सेक्रीशन करेगा वो ग्लैंड कहलाएगा। अगर गोबलेट सेल इकलौता सेल है, मतलब एक सेल है जो कुछ सेक्रीट कर रहा है, म्यूकस निकाल रहा है, मतलब वो भी क्या है, ग्लैंड ही है। कौन सा, यूनिसेलुलर ग्लैंड है, तो गोबलेट। बाकी ये तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है। चल अब एक लास्ट बचा है क्या, स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब क्या होता है बेटा, लेयर्स, ठीक है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, जब एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स में अरेंज हो जाएं तो वो क्या बन जाती है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। जब एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर
अरेंज हो जाएं बहुत सारी लेयर्स में, ये देखो बहुत सारी लेयर्स में क्या हो रहा है बेटा, एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बन जाएगी। आपके सिलेबस में केवल स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये क्या है, स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आपके बेटा सिलेबस में इतना ही है और नहीं है। यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो जाते हैं, तो मल्टी लेयर्स बन जाती हैं, स्ट्रैटिफिकेशन हो जाता है, तो इसलिए अपन इस एपिथेलियम को क्या बोल देते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कहाँ पाई जाएंगे और क्यों पाई जाएंगी, देखो बेटा ऐसा है, हमने ये तो बोल दिया कि जो हमारी स्किन है वो एपिथेलियम की बनी है, एपिथेलियल टिश्यू की, है ना, बट स्किन का वही वाली बात है ना कि इट शुड बी प्रोटेक्टिव इन नेचर, इसको प्रोटेक्शन देना है हमारी बॉडी को, इसका मतलब क्या कि इसको थिक होना चाहिए, और अगर स्किन पतली सी रहेगी तो क्या होगा, ज़रा सी खरोंच लगेगी और स्किन निकल जाएगी, तो ऐसा ना हो इसीलिए स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अरेंज हो करके स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम बना लेते हैं, और इससे क्या होता है, कुल मिलाकर के ये पूरी एपिथेलियम मोटी हो जाती है। भाई अगर सेल सिंगल लेयर में अरेंज होंगे या ऐसे अरेंज होंगे तो कौन सी लेयर ज़्यादा थिक रहेगी, ये वाली, है ना, तो इस तरह से क्या होता है कि लेयर थिक हो जाती है, और फिर ये थिक लेयर ही क्या करती है, हमारी स्किन बनाती है। तो हमारी स्किन बनी होती है बेटा स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की। क्यों, स्किन को मोटा होना पड़ेगा बेटा, पतली सी रहेगी तो क्या होगा, फट जाएगी, वेयर एंड टेयर, है ना, जहाँ पर भी हमारी बॉडी में वेयर एंड टेयर का खतरा होता है, यानी कि टूट फूट और फटने का खतरा होता है, वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पाया जाएगा। जैसे कि स्किन कट सकती है, फट सकती है, इसीलिए यहाँ पर क्या पाया जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके अलावा बकल कैविटी की लाइनिंग, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इन सब की बेटा लाइनिंग। भाई खाना खाते हो, कभी कभी कुछ ज़्यादा कड़क खाना खा लेते हो, ज़िंदगी भर तो तुम लौकी की सब्ज़ी, गिलकी की सब्ज़ी, दलिया तो नहीं खाओगे ना, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, फ्राइज़ ये सब खाते क्यों नहीं खाते, तो वो क्या होते हैं, बहुत कड़क होते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम कड़क खाना खाते हो तो तुम्हारी बकल कैविटी, तुम्हारा फेरिंग्स भी पूरा छिल जाता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि बकल कैविटी की लाइनिंग, फेरिंग्स, इन सब की लाइनिंग किससे बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की, ताकि लाइनिंग मोटी रहे, तो जो भी हम खाना खाएं, पानी पिए, उससे जो लाइनिंग है वो फट ना जाए। जहाँ भी बॉडी में फटने कटने का दर होगा ना बेटा, वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाएगा। क्लियर, ओके, अब फटाफट से ऑलमोस्ट हो गया है, बस 2 मिनट और। ये देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में क्या पढ़ा, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल भी लिख देना। सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं केमिकल सेक्रेट करने के लिए, कहाँ पाई जाती हैं, हाँ अच्छा, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई कहाँ जाएगी, तो जहाँ जहाँ कुछ सेक्रेट करने की बारी आएगी, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पैंक्रियाटिक लोब्यूल्स, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एक्सेट्रा, ठीक है। उसके अलावा सीलिएटेड एपिथेलियम, तो ये कहाँ कहाँ पाई जाएगी, तो आप बोल सकते हो कि यूरिनरी ट्यूब्यूल्स ऑफ द किडनीज एंड स्पर्म डक्ट्स, और नेजल पैसेज, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड इन सब जगह पे, है ना। चलो, और फिर इसके बाद में दैट्स इट। तो आज के इस सेशन के लिए बेटा बस इतना ही। आज अपन ने पूरा एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया है। अब अपन मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अपन ने मसल टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू दोनों ही पढ़ लिए हैं। तो अब आगे बढ़ने के पहले कुछ क्वेश्चंस, मतलब डीपीपी के थ्रू, डीपीपी जो है आपको उसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में डीपीपी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।